हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका आज के सेशन में। चैप्टर हमारा चल रहा है इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और लास्ट क्लास में जहां तक हमें याद है हमने किया था भैया कॉन्सेप्ट नंबर 9, जिसमें हमने कहा था कि जो इंटरेस्ट की डेट है और इन्वेस्टर की बुक्स क्लोजिंग डेट है वो कोइंसाइड नहीं करती। दो प्रश्न हमने क्लास के अंदर किए थे और दो प्रश्न आप बच्चों को होमवर्क में दिए थे। इस कॉन्सेप्ट में मेनली हमने ये सीखा था कि जबकि नॉर्मली हम टू बैलेंस ब्रॉड डाउन जो लिखते हैं वहां पर सिर्फ आपका नॉमिनल वैल्यू और अमाउंट आता है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट नंबर 9 का प्रश्न हुआ तो उस केस में टू बैलेंस ब्रॉड डाउन के सामने इंटरेस्ट कॉलम में भी फिगर आएगी। रीजन ये होता था कि इंटरेस्ट एक्रू हो जाता था। मान लीजिए इंटरेस्ट मिला 30 सितंबर को और हमारी बुक्स, इन्वेस्टर की बुक्स क्लोज हो रही है 31 दिसंबर को, तो जब 31 दिसंबर को मैं बाय बैलेंस कैरी डाउन करूंगा तो मैं कहूंगा कि भाई 30 सितंबर को लास्ट इंटरेस्ट मिला था से लेकर 31/12 तक 3 महीने का इंटरेस्ट तो मेरा एक्रू हो गया, तो मैं उसको बाय कैरी डाउन करता हूं। और अगला साल जब नया साल आता है, हैप्पी न्यू ईयर आता है, तो हम उसमें टू बैलेंस ब्रॉड डाउन करते हुए वही चीजों को दर्शाते हैं। तो ये इस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत महत्वपूर्ण बात थी जिसको हमने सीखा था। साथ में ये भी कहा था कि जब इंटरेस्ट मिलेगा, जो इंटरेस्ट की डेट है, अगर 30 सितंबर को मिला तो 6 महीने बाद का दूसरा इंटरेस्ट कब आ रहा होगा? 31 मार्च को। तो जब बाय बैंक करोगे उसमें पूरे 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। ऐसा नहीं सोचना कि सिर्फ 3 का मिलेगा। अरे मिलता तो इकट्ठा है, सिर्फ 3 महीने का हमने ड्यू कर लिया था, इतनी सी बात है। तो दो प्रश्न जो होमवर्क में दिए थे, उम्मीद करते हैं आप बच्चों ने किए होंगे। फटाफट से उन दोनों प्रश्नों को चेक करेंगे और उसके बाद अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। FIBS वाला जो पोर्शन है वो आज खत्म हो जाएगा, फिक्स इनकम बियरिंग स्क्रिप्ट, और जो VIBS वाला पोर्शन है, वेरिएबल इनकम बियरिंग स्क्रिप्ट, उस वाले पोर्शन को आज हम क्लास में स्टार्ट करेंगे। आ जाए दोस्तों मित्रों, डेट किस बात की है, देर किस बात की है। आलो काका, आलो काका जी। तो प्रश्न नंबर 5 और प्रश्न नंबर 6 होमवर्क में दिए गए थे। सबसे पहले जरा प्रश्न नंबर 5 को अपने समक्ष रखते हैं। एग्जाम का प्रश्न था, मिस्टर चतुर हैड 12% डिबेंचर फेस वैल्यू 100 रुपए ऑफ मेसर उन्नति लिमिटेड एज करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, हमारे पास हेडिंग हो गया लिखने के लिए। ये देखिए जी, बुक्स ऑफ मिस्टर चतुर, जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। स्टार्टिंग डेट है 1 अप्रैल 14 तो, और क्लोजिंग 31 मार्च 15। तो फ्रॉम 1 अप्रैल 14 टू 31 मार्च 15। और स्क्रिप्ट का नाम क्या है? क्वेश्चन में गए तो लिखा है 12% डिबेंचर ऑफ मेसर उन्नति लिमिटेड। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्टिंग से देखते हैं। सबसे पहले आ रहा है 1 अप्रैल 2014, ओपनिंग बैलेंस 4000 डिबेंचर कॉस्टिंग 98 ईच। तो हमने यहां पे देखा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कर दिया 1 अप्रैल 14 को। नॉमिनल वैल्यू कितनी? 4000 डिबेंचर है, फेस वैल्यू 100 रुपए का, तो नॉमिनल 4 लाख हो गई। क्वेश्चन के आगे तक जाते हैं, जो टेबल है उसके नीचे लाइन पढ़ेंगे, इंटरेस्ट ड्यू डेट्स आर 30 जून एंड 31 दिसंबर। पिछला इंटरेस्ट 31 दिसंबर को मिला था, जबकि हमारा ब्रॉड डाउन 1 अप्रैल 14 को है, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का इंटरेस्ट ड्यू हो चुका होगा, जिसे मुझे यहां पर बुक करना है। तो वर्किंग नोट नंबर 1 हमारे सामने आ रहा है, देखेंगे 4000 डिबेंचर 100 रुपए का एक, 12% का इंटरेस्ट और 3 महीने का। 31 दिसंबर को लास्ट मिला था, से लेकर 1 अप्रैल तक का 3 महीने हो गए, 12,000 रुपए का अमाउंट आता है। तो ये आपके वर्किंग नोट नंबर 1 की वैल्यू आई। इंटरेस्ट का अमाउंट पुत्र 12,000 रुपए, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी? क्वेश्चन कहता कॉस्टिंग 98 ईच। 4000 डिबेंचर है भाई, एक की कॉस्ट है 98, तो टोटल हो गया 3,92,000। ये लीजिए 3,92,000। साथ साथ चेक करते रहेंगे, जो गलती है सही करते चलें। उसके बाद लिखा है 1 जून 2014 को आपने परचेज किए 2000 डिबेंचर और एट 120 कम इंटरेस्ट। ठीक है, तो 1 जून 2014 पर आ गए, 1 जून 2014 पर आ गए। टू बैंक परचेज 2000 डिबेंचर, यानी कि नॉमिनल वैल्यू हो गई 2 लाख रुपए, और इंटरेस्ट की कंप्यूटेशन करते हैं। आइए वर्किंग नोट नंबर 3 में 2000 डिबेंचर हैं, 100 रुपए का एक, 12%, और कितने महीने का इंटरेस्ट? लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था? 31 दिसंबर को, से लेकर जैन फेब मार्च अप्रैल में, क्योंकि ट्रांजैक्शन है 1 जून की, तो भाई 5 महीने का इंटरेस्ट हो गया। तो ये अमाउंट आ गया 10,000 रुपए। ये अमाउंट आ गया 10,000 रुपए, जिसे हमने यहां पर जाकर भर दिया, वर्किंग नोट नंबर 3। उसके बाद जो आपने परचेज किया उसके लिए 120 रुपए पर डिबेंचर दिए कम इंटरेस्ट के हिसाब से। और क्वेश्चन की सेकंड लास्ट लाइन में लिखा है ही इनकर्ड 2% ब्रोकरेज फॉर ऑल द ट्रांजैक्शन। हम जानते हैं इंसिडेंटल एक्सपेंस परचेज के समय पर ऐड होता है, और ब्रोकरेज कितनी वैल्यू पर आएगी? परसेंटेज है, किस वैल्यू पर आएगा? जो ट्रांजैक्शन वाली वैल्यू होती है। आइए देखते हैं, आपने 2000 डिबेंचर लिए,
₹120 के, ये कम इंटरेस्ट हो गया 2,40,000। कम इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट इसके अंदर इंक्लूड है, तो इंटरेस्ट का पैसा माइनस कीजिए कितना, ये वाला 10,000 रुपीज जो अभी अभी हमने कंप्यूट किया था, और ब्रोकरेज ऐड हो जाएगी 2,40,000 जो ट्रांजेक्शन का प्राइस है उसका 2% यानी कि 4,800, और ये आ गया जी 2,34,800। तो इतना रुपया आपका अमाउंट कॉलम में, कॉस्ट कॉलम में बेसिकली जा रहा है, 2,34,800 रुपी शुड बी कंप्लीटली ओके विद ऑल द स्टूडेंट्स। उसके बाद तारीख लिखिए 1 सितंबर, लेकिन हमें ध्यान रखना बीच में 30 जून आ रही है इंटरेस्ट की। तो 30 जून 2014 को हम कह रहे हैं बाय बैंक इंटरेस्ट पैसा मिलेगा। आपके पास ओपनिंग में थे डिबेंचर 4 लाख और आपने परचेज और किए 2 लाख के, तो टोटल 6 लाख रुपए के डिबेंचर पर आपको इंटरेस्ट जो है मिलने वाला है। ये लीजिए वर्किंग नोट नंबर 5 देख सकते हैं, 6,000 डिबेंचर, 100 रुपए का एक 12%, और कितने महीने का इंटरेस्ट, 6 महीने का, क्योंकि साल में 2 बार मिलता है हाफ ईयरली करते हुए। तो 36,000 रुपए का इंटरेस्ट जो है आपको मिलेगा। 36,000 रुपए के इंटरेस्ट का अमाउंट जो है यहां पर क्रेडिट कर दिया गया इन द इन्वेस्टमेंट अकाउंट इंटरेस्ट कॉलम में। ठीक हुई जी बात। आगे 1 सितंबर 2014 को लिखा है सोल्ड 3,000 डिबेंचर एट 110 कम इंटरेस्ट। ठीक है जी, बाय बैंक सेल की एंट्री आ रही है। कितने डिबेंचर सेल की, 3,000। एक डिबेंचर 100 का, तो नॉमिनल वैल्यू होगी बेटा 3 लाख। जब सेल किया तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा पार्टी से। 1 सितंबर की ट्रांजैक्शन है, लास्ट इंटरेस्ट था 30 जून को, तो जुलाई महीने का, अगस्त महीने का, सितंबर का नहीं आएगा क्योंकि फर्स्ट डेट को ही ट्रांजैक्शन हो गई। तो 3 लाख रुपए यानी कि 3,000 डिबेंचर, 100 रुपए का एक, 3 लाख रुपए की फेस वैल्यू, 12%, और जुलाई और अगस्त 2 महीने का इंटरेस्ट आपको मिलेगा। 6,000 रुपए का इंटरेस्ट यू विल रिसीव, जिसे जाकर हमने यहां पर भर दिया इंटरेस्ट कॉलम में सेल की ट्रांजैक्शन के सामने। अब सवाल ये उठता है कि हमें एक्चुअल में सेल के प्रति, डिबेंचर के प्रति कितना पैसा मिला। तो ये वैल्यू जो लिखी है क्वेश्चन में, लिखते हैं सेल किया 3,000 डिबेंचर को 110 कम इंटरेस्ट पर। तो जो वैल्यू कम इंटरेस्ट करके आ रही है, मुझे उसमें से एक तो इंटरेस्ट माइनस करना है और दूसरा ब्रोकरेज हर ट्रांजेक्शन पर है, ब्रोकरेज को भी माइनस करना होगा। ये लीजिए जी, वर्किंग नोट नंबर 7 जो है स्क्रीन पर देखेंगे। ट्रांजैक्शन प्राइस कम इंटरेस्ट है, 3,000 डिबेंचर 110 के हिसाब से 3,30,000। इंटरेस्ट का अमाउंट जो हमने अभी अभी कंप्यूट किया वर्किंग नोट नंबर 6 में 6,000 रुपए, और ब्रोकरेज 2%, 3,30,000 ट्रांजैक्शन प्राइस है, जिसके ऊपर 2% बनता है 6,600, तो आ गया 3,17,400। यानी कि आपने 3,17,400 रुपए रिसीव किए फ्रॉम द सेल ऑफ डिबेंचर। 317,400, ये लीजिए जी 317,400। और हम ये भी जानते हैं वेनेवर द डिबेंचर, वेनेवर द इन्वेस्टमेंट इज बीइंग सोल्ड, आप उस समय पर प्रॉफिट या लॉस भी कंप्यूट करेंगे। क्वेश्चन की लास्ट लाइन लिखी है मिस्टर चतुर जो है ही फॉलोज द फीफो मेथड। तो आपने जो ये 3,000 सेल किए किसमें से किए होंगे भाई, इसमें से किए होंगे। ये देखिए 4,000 पड़े हैं यहां पर डिबेंचर, 100 रुपए की फेस वैल्यू, इसमें से 3,000 आपने बेचे होंगे। तो फीफो के अकॉर्डिंगली हम प्रॉफिट लॉस जो है वर्किंग नोट नंबर 8 में चलकर कंप्यूट करते हैं। ये लीजिए प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। सेल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट तो पता है जो हमने वर्किंग नोट नंबर 7 में निकाली है 317,400। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट निकाल लेते हैं। जो स्टार्टिंग में हमारे पास पड़े थे उसकी कॉस्ट थी 3,92,000। ये कितने डिबेंचर की थी, 4,000 की, तो डिवाइड बाय 4,000 कर दिए, इससे पर डिबेंचर की आ गई, मल्टीप्लाई बाय जितने हमने सेल किए 3,000, तो 2,94,000 कॉस्ट आया। सेल वैल्यू है 317,400, मींस प्रॉफिट ऑन सेल हुआ 23,400 रुपए का। कॉस्ट कम है, सेल वैल्यू ज्यादा है, तो प्रॉफिट ऑन सेल हो रहा है। ये प्रॉफिट जाकर बुक किया जाएगा। ये लीजिए जी प्रॉफिट है 1 सितंबर को 2 P&L प्रॉफिट ऑन सेल, अमाउंट कॉलम में आ गया जी 23,400 रुपए वर्किंग नंबर 8 से। 1 सितंबर की ट्रांजैक्शन ओवर हुई। ध्यान रखेंगे अगली इंटरेस्ट की डेट 31 दिसंबर है, लेकिन उससे पहले एक ट्रांजैक्शन है 1 दिसंबर को, कहते सोल्ड 2,000 डिबेंचर एट 105 कम इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट सॉरी। ये लीजिए, तो 1 दिसंबर 2014 को फिर से बाय बैंक सेल 2,000 डिबेंचर यानी कि 2 लाख रुपए की फेस वैल्यू हो गई। जब आपने 1 दिसंबर को बेचा तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। लास्ट इंटरेस्ट था 30 जून से लेकर 1 दिसंबर तक, 5 महीने का, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर एंड नवंबर, 5 महीने का इंटरेस्ट आपको मिलेगा। ये लीजिए जी वर्किंग नोट नंबर 9।
2000 डिबेंचर, एक डिबेंचर 100 रुपए का, 12% का इंटरेस्ट 5 मंथ्स के लिए यू विल रिसीव। तो ये वैल्यू पुत्तर आंदी है 10,000 रुपीज, 10,000 रुपए का इंटरेस्ट हमें मिलेगा। ये वैल्यू जाकर यहां पर हमने भर दी इंटरेस्ट कॉलम में सेल के सामने, जो कि 1 दिसंबर को आपने किया। अब बारी आई इसमें हमें सेल और डिबेंचर के प्रति कितना अमाउंट मिलेगा, तो उसका वर्किंग नोट नंबर 10 हमने बनाया है। जो ट्रांजैक्शन का प्राइस है 105 रुपए, दैट इज एक्स इंटरेस्ट, ये लीजिए। तो एक्स इंटरेस्ट है 2000 गुना 105, 2,10,000 रुपए की ट्रांजैक्शन हुई, लेकिन हमने ब्रोकरेज भी दी जो कि कितनी है 2%। तो 2,10,000 ट्रांजैक्शन प्राइस का 2% 4200 माइनस किया और ये आया जी 2,05,800 रुपए। तो ये पैसा हमें जो है सेल करने पर डिबेंचर से मिला है 2,05,800 रुपए का, जिसे हम यहां पर भर देंगे 2,05,800। जैसे ही सेल किया, अगेन द सेम थिंग कम्स इनटू माइंड टू फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया जी, हमने जो ओरिजिनल वाले 4,000 थे, इसमें से 3,000 तो हमने यहां बेच दिए, जो हमने थोड़ी देर पहले देखा। फीफो के हिसाब से जो ब्रॉड डाउन था उसमें से आपके पास 1,000 डिबेंचर पड़े हैं और आपने थोड़ी देर बाद 2 लाख रुपए के यानी कि 2,000 डिबेंचर और खरीदे। अब बात यह आई कि जो आपने यहां पर ये सेल किए 1 दिसंबर को 2,000, सेल वैल्यू तो है मेरे पास, लेकिन प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए जब मुझे कॉस्ट लेनी होगी तो इस बार इसके अंदर 2 चीजों की कॉस्ट इन्वॉल्व है। एक तो जो ब्रॉट डाउन है उसमें से 1,000 डिबेंचर पड़े हैं और जो आपने परचेज किए थे उसमें से 1,000 डिबेंचर की कॉस्ट आपको लेनी होगी। आइए ध्यान से देखें। तो प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल हमारा हेडिंग आ गया, वर्किंग नोट नंबर 11। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। आउट ऑफ ओपनिंग बैलेंस, आपके पास ओपनिंग बैलेंस था 3,92,000 का अमाउंट, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर थे, नंबर ऑफ डिबेंचर थे टोटल 4,000, लेकिन अब उसमें से 1,000 ही बचे हैं क्योंकि 3,000 तो सेल कर दिए। तो इंटू 1,000 करते हुए प्रोपोर्शनेट निकाल लिया 98,000। आपने बेचे कितने हैं, जब मैं यहां पर सेल वैल्यू कह रहा हूं ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपने इसमें 2,000 डिबेंचर बेचे हैं, तो मुझे 2,000 की ही कॉस्ट चाहिए। तो 1,000 तो ये आ गए ओपनिंग बैलेंस से, और जो बाकी 1,000 है ये मुझे कहां से लेने होंगे, जो मैंने परचेज किया था 1 जून को। 1 जून को जो परचेज किया था आपने, उसकी कॉस्ट थी 2,34,800 और ये कितने की कॉस्ट थी 2,000 डिबेंचर की, जबकि मैंने तो सिर्फ 1,000 की कॉस्ट यहां से निकालनी है। तो उसका भी हमने प्रोपोर्शनेट करते हुए वैल्यू निकाला और इन दोनों को टोटल किया तो 2,15,400 रुपए की कॉस्ट है, जबकि सेल वैल्यू है 2,05,800 रुपए। तो लॉस ऑन सेल हमारे सामने निकल कर आता है 9,600 रुपए का। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। फीफो मेथड है, अब तक जितने क्वेश्चन करे थे सब में स्ट्रेट वे आ जाता था कि भाई इतने डिबेंचर हैं, इसमें से इतने बेचे तो कॉस्ट निकालो, लेकिन यहां पर आपको सोचना पड़ा क्योंकि जो ब्रॉड डाउन थे 4,000 उसमें से 3,000 तो ऑलरेडी सेल हो चुके, तो उसमें सिर्फ 1,000 ही बचे हैं, तो बाकी के 1,000 की कॉस्ट मुझे उसके बाद वाले डिबेंचर से लेनी होगी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। किसी का गलत है भाई तो सही कर ले। 9,600 रुपए का लॉस ऑन सेल जो है आएगा। ठीक हो गई बात। लेट अस मूव अहेड। तो इस लॉस ऑन सेल को बुक किया जाए ऑन 1 दिसंबर 14। ये लीजिए 1 दिसंबर 2014 को बाय P&L लॉस ऑन सेल वर्किंग नोट नंबर 11 से 9,600 निकालकर हमने यहां पर लिख दिया। आफ्टर दैट जो डेट है ट्रांजैक्शन की वो तो है 31 जनवरी, लेकिन हमें रुकना है 31 दिसंबर को, इंटरेस्ट रिसीव करना है। तो 31/12/2014 को हम देख सकते हैं बाय बैंक इंटरेस्ट की ट्रांजैक्शन हमने की है। इंटरेस्ट कितने पर मिलेगा, जितने डिबेंचर मेरे पास होंगे। जरा ब्रॉड डाउन की तरफ देखिए, डेबिट साइड की तरफ देखिए, सॉरी 4 लाख ओपनिंग थे, फिर 2 लाख और परचेज किए, तो टोटल 6 लाख हो गए, जिसमें से 3 लाख के 1 सितंबर को और 2 लाख रुपए के 1 दिसंबर को बेच दिए। तो हमारे पास बचे कितने हैं, मात्र 1 लाख। 1 लाख रुपए के डिबेंचर बचे हैं, यानी कि 1,000 डिबेंचर हैं जिसके ऊपर इंटरेस्ट अपने को मिलेगा। ये लीजिए वर्किंग नोट नंबर 12। हमारे पास कितने डिबेंचर बचे हैं, मात्र 1,000। एक डिबेंचर 100 रुपए का फेस वैल्यू, 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट और 6 महीने, क्योंकि लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था 30 जून को, तो 31 दिसंबर को जो मिल रहा है 6 महीने के बाद मिल रहा है। ये अमाउंट आया बेटा 6,000 रुपए। जितने डिबेंचर हमारे पास हैं उतने के ऊपर इंटरेस्ट हम रिसीव करेंगे। ये अमाउंट इंटरेस्ट कॉलम में जाकर लिख दिया गया 6,000 रुपए। ये 31 दिसंबर की ट्रांजैक्शन डन हो गई। 31 जनवरी को फिर से क्वेश्चन ने कहा कि हमने कुछ डिबेंचर परचेज किए, तो 31 जनवरी
2015 को टू बैंक परचेज कितने परचेज किए डिबेंचर 3000, यानी कि फेस वैल्यू हो गई 3 लाख। जब मैंने परचेज किए तो जिस पार्टी से परचेज की उसे मैं इंटरेस्ट दूंगा कितने समय का, 1 महीने का, क्योंकि 31 दिसंबर को ही तो इंटरेस्ट मिला है, 31 जनवरी की डेट आई तो 1 महीना जो बीच में है उसका इंटरेस्ट हमें कंप्यूट करना होगा। वर्किंग नोट नंबर 13, 3000 डिबेंचर 100 रुपए का एक, 12% का इंटरेस्ट और 1 महीने के लिए ये आ गया बेटा 3000 रुपए। 3000 रुपए का इंटरेस्ट आई विल पे, ठीक है ना, टू द पार्टी। तो इंटरेस्ट कॉलम में जाकर लिख लिया जी 3000 रुपी। इसके अलावा डिबेंचर परचेज के तो मेन डिबेंचर के प्रति मैंने कॉस्ट कितनी दी है, क्वेश्चन ने कहा ये ट्रांजैक्शन एक्स इंटरेस्ट है तो 3000 गुना 100 करके सीधा आ जाता, लेकिन याद रखें ब्रोकरेज भी है, क्वेश्चन में ब्रोकरेज भी है। ये लीजिए, तो ट्रांजैक्शन प्राइस है 3000 गुना 100, 3 लाख रुपए, लेकिन ब्रोकरेज है जिसके कारण मेरी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, तो प्लस कर दिया ब्रोकरेज 3 लाख रुपए जो ट्रांजैक्शन का प्राइस है उसके ऊपर 2% निकालकर ऐड कर दिया 6000, और ये टोटल कॉस्ट आया 3,06,000 रुपए, जो कि हम अमाउंट कॉलम में जाकर लिख देंगे। ये लीजिए जी 3,06,000 रुपए को हमने इनपुट कर दिया इन दी अमाउंट कॉलम। चलिए जी, जितनी ट्रांजैक्शन है सारी की सारी हमने कर ली, लेकिन ध्यान रखें 31 मार्च को जब कैरी डाउन करना है तब भी यहां पर काम है। तो जब कैरी डाउन करने की बारी आई, क्वेश्चन ने हमें कहा मार्केट वैल्यू जो है ना वो 105 है, क्वेश्चन ने मार्केट वैल्यू निकाल कर दी है, यानी कि हम कॉस्ट और मार्केट प्राइस का कंपैरिजन करेंगे, ये हम सीख चुके हैं करना, इसमें नई बात कोई नहीं है। तो हम 31 मार्च 2015 को कह रहे हैं बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये हमने बैलेंसिंग फिगर निकाल ली फेस वैल्यू कि हमारे पास 4 लाख की फेस वैल्यू का सामान पड़ा है, इसके ऊपर हम इंटरेस्ट की कंप्यूटेशन कर सकते हैं। तो 4 लाख रुपए के जो फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर आपके पास है, यानी कि 4000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच, तो टोटल फेस वैल्यू होगी 4 लाख। 12% के हिसाब से 3 महीने का इंटरेस्ट आएगा, जो कि सबसे स्पेशल पॉइंट है इन क्वेश्चंस का। ये 3 महीने का इंटरेस्ट क्यों आया, कौन से पीरियड का आया है, ये आएगा बेटा 1 जनवरी 2015 से लेकर 31 मार्च 15 का। लास्ट इंटरेस्ट हमें मिला 31 दिसंबर को 2014 को, और अगला इंटरेस्ट ड्यू है 30 जून को, लेकिन हमारी बुक्स क्लोज हो रही 31 मार्च को, तो 3 महीने का इंटरेस्ट तो मुझे पक्का पता है मुझे मिलकर ही रहेगा, तो वो 3 महीने का इंटरेस्ट मैं अभी बुक कर लूंगा जो मेरा इनकम बनेगा। तो ये अमाउंट आ गया जी 12,000 रुपए। ये इंटरेस्ट का अमाउंट हमने यहां पर कैरिड डाउन के सामने डाल दिया कंप्यूट करके 12,000 रुपए। एक तो ये बात हो गई। उसके बाद बैलेंसिंग फिगर निकालनी है हमें बैलेंस कैरी डाउन की अमाउंट कॉलम की, जो कॉस्ट वाली वैल्यू होती है। तो जब हमने उसे निकाला रफ में, आपने ये वैल्यू आ रही है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 4,23,400, 4,23,400, जबकि क्वेश्चन ने कहा हमारी जो मार्केट प्राइस है वो 105 रुपए है। आपके पास 4,000 डिबेंचर हैं, 105 रुपए के हिसाब से देखें तो 4,20,000 बनता है, ठीक है ना। चाहे आप इसको ऐसे कर लें 4,000 डिबेंचर इंटू 105 रुपए मतलब पर डिबेंचर, या फिर अगर आप पूरी वैल्यू ले रहे हैं 4 लाख रुपए तो 105 की बजाय 105% कर देंगे, वैल्यू सेम आएगी, कोई नंबर नहीं करते इस चीज के, बोथ आर करेक्ट। तो 4,20,000 रुपए की मार्केट प्राइस आई। तो मेन लर्निंग यहां से हुई, हमें क्या पता है कि बच्चे अपने को लेना है विच एवर इज लेस, तो मार्केट प्राइस लेस है तो हम वैल्यूएशन करेंगे मार्केट प्राइस पर, यानी कि 4,20,000 रुपए पर, जबकि हमारी तो कॉस्ट आ रही थी 4,23,400। तो जो बैलेंस आ रहा है 3,400 का, क्योंकि जैसे ही आप 4,20,000 कैरी डाउन में लिखोगे तो 34 रुपए का बैलेंसिंग फिगर अराइज होगा। ये क्या चीज है, दिस इज द लॉस ऑन वैल्यूएशन। ये क्या चीज है भाई, लॉस ऑन वैल्यूएशन। तो इसे भी बुक करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम यहां आएंगे और लिखेंगे 31 मार्च 15 को बाय P&L लॉस ऑन वैल्यूएशन 3,400, और 4,20,000 जो मार्केट प्राइस है वो हमारा यहां पर आएगा। इस तरह से आपका कॉस्ट वाला कॉलम टैली होगा। जहां तक इंटरेस्ट वाले कॉलम की बात है, क्रेडिट साइड का टोटल किया 70,000, और डेबिट साइड पर जाकर बैलेंसिंग फिगर निकाल दी जो आ रही है 45,000। ये इंटरेस्ट आपका P&L अकाउंट के अंदर जाएगा इस पर्टिकुलर ईयर की इनकम बनकर, ठीक है ना। तो ये था प्रश्न नंबर 5, बेहद इंपॉर्टेंट। कुछ इसमें करना हो आपको करेक्शन कर लीजिए, और उसके बाद हम प्रश्न नंबर 6 को डिस्कस करते हैं।
चलिए बेटा प्रश्न नंबर 6 जो है उसे करते हैं डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 6 ये लीजिए जी। क्वेश्चन ने कहा मिथन होल्ड्स 2015% डिबेंचर ऑफ 100 इन सीमा इंडस्ट्री ऑन 1 अप्रैल एट अ कॉस्ट ऑफ दिस। इंटरेस्ट पेएबल है 30 जून और 31 दिसंबर को। कुछ ट्रांजैक्शंस बताई गई और बाद में बताया कि भाई हमारा जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट है हम 31 मार्च को क्लोज करते हैं। तो यहां पर फिर से क्या हुआ कि आपकी इंटरेस्ट की डेट कोइंसाइड नहीं हो रही और क्वेश्चन है का भैया फीफो मेथड जो है आपको यूज करना होगा। ये लीजिए सबसे पहले हेडिंग देते हैं नॉर्मल बुक्स ऑफ इन्वेस्टर जिसका नाम है मिथन। इन्वेस्टमेंट अकाउंट है 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 तक का और स्क्रिप्ट क्या है इनके पास 15% डिबेंचर है किसके ऑफ सीमा इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक हो गई बात। चलिए डेबिट साइड पर आ गए स्ट्रेट अवे। आई होप वी ऑल कैन सी द स्क्रीन। ये लीजिए तो सबसे पहले देख रहे हैं 1 अप्रैल 2015 क्वेश्चन कहता 2000 डिबेंचर है 100 रुपए का एक यानी कि फेस वैल्यू होगी टू बैलेंस ब्रॉड डाउन के सामने 2 लाख रुपए और ये कौन सी डेट है 1 अप्रैल 2015। याद रखें लास्ट इंटरेस्ट मिला होगा 31 दिसंबर 2014 को तो 3 महीने का इंटरेस्ट यहां पर आना बनता है। तो वर्किंग नोट नंबर 1 में आ गई इन 2000 डिबेंचर के ऊपर जो 100 रुपए का है 15% के हिसाब से बेटा 3 मंथ्स का इंटरेस्ट जो है हमने बुक कर लिया 7500 रुपये 7500 रुपए का इंटरेस्ट यहां डाल दिया 7500 और कॉस्ट कितनी है क्वेश्चन ने क्लियरली बताई एट अ कॉस्ट ऑफ 2,10,000 वो कॉपी पेस्ट हमने कर दिया। तो ये ब्रॉड डाउन की बात कंप्लीट हो गई। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है ये वाला इंटरेस्ट वाला। क्वेश्चन कहता आगे ऑन May 1, 2015 1000 डिबेंचर आर परचेज्ड कम इंटरेस्ट एट 1,07,000। ये लीजिए 1 मई 2015 को आपने 2 बैंक परचेज किया 1000 डिबेंचर यानी कि 1 लाख रुपए के। जब आपने परचेज किया तो ऑब्वियसली आपने इंटरेस्ट दिया होगा पार्टी को। 1 मई को ट्रांजैक्शन हुई है लास्ट इंटरेस्ट मिला था 31 दिसंबर को तो जैन फेब मार्च अप्रैल 4 महीने का इंटरेस्ट आपने पे करना। 1000 डिबेंचर 100 रुपए का एक 15% के हिसाब से 4 मंथ्स के लिए बन जाता है 5000। तो 5000 रुपये तो आपने इंटरेस्ट का पे कर दिया। इंटरेस्ट कॉलम में आ गया 5000। ट्रांजैक्शन कैसे है कम इंटरेस्ट 1,07,000 तो 1,07,000 में से मुझे ये इंटरेस्ट माइनस करना है। तो यहाँ ट्रांजैक्शन प्राइस कम इंटरेस्ट है बेटा 1,07,000 कोई ब्रोकरेज वगैरह तो नहीं है। कम इंटरेस्ट तो सिर्फ इंटरेस्ट का अमाउंट माइनस कर दिया कितना 5000 तो ये आ गया बेटा 1,02,000 तो 1,02,000 रुपए यानी कि आपने टुवर्ड्स दिए हैं कॉस्ट ऑफ डिबेंचर बुक कर लिया। कॉस्ट ऑफ डिबेंचर यानी कि अमाउंट कॉलम में 1,02,000। उसके बाद क्वेश्चन ने सीधा तारीख दी 1 नवंबर लेकिन हमें ध्यान रखना उसके पहले इंटरेस्ट की डेट आएगी 30 जून इंटरेस्ट रिसीव करेंगे। 23 जून 2015 को ਆਪਾਂ कह रहे हैं बाय बैंक इंटरेस्ट किन्ने रुपया ਦਾ इंटरेस्ट आना है भाई जरा डेबिट साइड ਤੇ देखो किन्ने डिबेंचर ने ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬ੍ਰੌਡ ਡਾਊਨ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋਰ ਖਰੀਦੇ ਆਪਾਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ मतलब 3000 डिबेंचर ऑफ 100 ਹੀ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ इंटरेस्ट 3000 डिबेंचर 100 रुपए का एक 15% 6/12 6 महीने के लिए 22,500 रुपए का इंटरेस्ट अपने को मिलने वाला है। ये लीजिए मिल गया 22,500 रुपए का इंटरेस्ट 30 जून 2015 को हमारे नाम हुआ। उसके बाद ट्रांजैक्शन है 1 नवंबर को 1200 डिबेंचर आपने सेल कर दिए तो 1 नवंबर को बाय बैंक सेल बेटा 1000 डिबेंचर 1200 डिबेंचर यानी कि 1,20,000 की फेस वैल्यू। जब आपने बेचा तो ऑब्वियसली आपको इंटरेस्ट का पैसा मिलेगा क्योंकि 4 महीने का इंटरेस्ट तो आपको बिलोंग करता है। 4 का कितने का देख लेते हैं अभी 30 जून को मिला था लास्ट टाइम तो जुलाई अगस्त सितंबर एंड अक्टूबर 4 महीने का इंटरेस्ट। ये लीजिए तो 1200 डिबेंचर 100 रुपए का एक 15% 4 महीने के लिए 6,000 रुपए का आपको जो है ये इंटरेस्ट रिसीव होगा फ्रॉम द पार्टी हु हैज परचेज्ड फ्रॉम यू। तो ये 6,000 रुपए तो भैया यहां आ गया। क्वेश्चन ने अमाउंट क्या बोला ट्रांजैक्शन का कहता है 1,14,600 और ये एक्स इंटरेस्ट है भाई मतलब इसमें कोई भी और एडजस्टमेंट नहीं करनी ना ब्रोकरेज स्टैंप ड्यूटी इंटरेस्ट कुछ भी नहीं करना क्योंकि एक्स इंटरेस्ट और ब्रोकरेज वगैरह क्वेश्चन में है नहीं सीधा सीधा आ गया। बट वी नो वेन एवर वी सेल द सिक्योरिटी एट दैट टाइम वी हैव टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। तो ये जो सेल किया क्वेश्चन ने कहा था फीफो मेथड है भाई। ये 1200 डिबेंचर किसमें से गए होंगे अगर आप देखते हैं ब्रॉड डाउन की तरफ तो आपके पास 2 लाख थे तो 2 लाख रुपए में से ही 1,20,000 के आपने सेल किए होंगे। तो इजीली वी कैन फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। ये लीजिए वर्किंग नोट नंबर 6 प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं जी
2,10,000 की कॉस्ट थी, कितने की? 2,000 की, जो कि ओपनिंग में थे। ये हमने यूनिटरी मेथड लगाकर 1200 की निकालनी है। अगर 2,000 की कॉस्ट इतनी थी तो भाई 1200 की कितनी होगी, जो आ गई 1,26,000, जबकि सेल वैल्यू है 1,14,600। सेल कम में किया आपने, कॉस्ट ज्यादा थी, तो देयर इज अ लॉस ऑन सेल ऑफ 11,400 रुपी, जिसको इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंदर जाकर बुक कर लिया जाएगा। तो 1 नवंबर को हम कह रहे हैं भैया बाय P&L लॉस ऑन सेल 11,400, जो कि हमने वर्किंग नोट नंबर 6 के माध्यम से दर्शाया। उसके बाद क्वेश्चन में गई वापस। 30 नवंबर को आपने डिबेंचर परचेज की, ये लीजिए 30 नवंबर, टू बैंक परचेज, 800 डिबेंचर आर परचेज, मतलब 80,000 रुपए की फेस वैल्यू हो गई। जब आपने परचेज किए तो यू विल पे द इंटरेस्ट टू द अदर पार्टी फॉर 5 मंथ्स। जब भी इंटरेस्ट निकालते हैं ट्रांजेक्शन में, जो भी होते हैं, कब से कब तक का निकलता है याद रखें, बिल्कुल स्टार्टिंग बेसिक्स ऑफ द चैप्टर थे। जो भी इंटरेस्ट की लास्ट डेट गई थी से लेकर टिल द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। तो लास्ट इंटरेस्ट कब था? 30 जून। अब क्या 30 नवंबर, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, 5 महीने का इंटरेस्ट इन 800 डिबेंचर के ऊपर। तो 800 डिबेंचर 100 रुपए का एक, 15% के हिसाब से 5 मंथ्स के लिए 5,000 रुपए तो आपने पे किए हैं ओनली एंड ओनली फॉर द इंटरेस्ट टू द अदर पार्टी। इंटरेस्ट कॉलम में जाकर लिख लिया 5,000। क्वेश्चन ने कहा इनका जो कॉस्ट है दैट इज 76,800 एंड एक्स इंटरेस्ट। ब्रोकरेज स्टैम्प ड्यूटी है नहीं क्वेश्चन में, एक्स इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन, तो सीधा सीधा आ गया, क्योंकि अगर कम इंटरेस्ट होता तब हमें इंटरेस्ट माइनस करना पड़ता। जब है ही एक्स इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट को माइनस नहीं करना है। ये भी बात हो गई 30 नवंबर की। उसके बाद क्वेश्चन कहता 31 दिसंबर को 800 डिबेंचर आपने सेल कर दिए कम इंटरेस्ट। अब 31 दिसंबर को इंटरेस्ट भी मिलना, 31 दिसंबर को ट्रांजैक्शन भी है। मैंने हमेशा सिखाया कि पहले ट्रांजैक्शन करो उसके बाद इंटरेस्ट का काम करेंगे। तो 31 दिसंबर 2015 को आपने किया बाय बैंक सेल 800 डिबेंचर, मतलब 80,000 रुपए के। जब आपने सेल किए तो आपको पार्टी से 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। तो इन 800 डिबेंचर के ऊपर 100 रुपए का एक 15%, 6 महीने का इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, 6,000 रुपए बनता है। तो ये तो आ गया भाई हमारा इंटरेस्ट कॉलम के अंदर। और कितने रुपए मिलेंगे आपको सेल करने पर? क्वेश्चन ने कहा कम इंटरेस्ट अमाउंट है 1,10,000 का, तो 1,10,000 में से हम इंटरेस्ट के अमाउंट को माइनस कर देंगे। ये लीजिए ट्रांजैक्शन प्राइस कम इंटरेस्ट है बेटा 1,10,000, और इसमें से इंटरेस्ट माइनस कर दिया जो अभी अभी हमने कंप्यूट किया था। तो 1,04,000 रुपए का जो अमाउंट है वो आपको मिला है टुवर्ड्स द सेल वैल्यू ओनली ऑफ द डिबेंचर। ये आ गया जी 1,04,000, कॉपी कर दिया इसे अमाउंट कॉलम के अंदर। जब भी सेल करेंगे प्रॉफिट लॉस निकालेंगे तो वी हैव टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस। ये 800 डिबेंचर हमने सेल किए। अगर आप ब्रॉड डाउन में देखते हैं तो टोटल 2 लाख था, जिसमें से 1,200 आपने पहले सेल कर दिए, जो 800 बचे वो अब कर देंगे, यानी कि ओपनिंग वाले में से ही ये सेल हो गए। हमें नेक्स्ट परचेज पर जाना ही नहीं पड़ा, क्योंकि ओपनिंग में 2,000 थे, 1,200 पहले उसमें सेल कर दिए, बाकी के 800 उसमें से अब सेल हो गए। फीफो मेथड चल रहा है। ये लीजिए प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। सो सेल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट तो हम निकाल चुके हैं 1,04,000 रुपए। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करें, ओपनिंग में 2,10,000 की कॉस्ट थी, डिवाइड बाय 2,000, यानी कि पर डिबेंचर आ गया, मल्टीप्लाई बाय 800, यूनिटरी मेथड कह दें चाहे, 84,000 की कॉस्ट है, जबकि सेल वैल्यू है 1,04,000। तो ज्यादा में सेल किया, मतलब मुनाफा हुआ आपको 20,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। इस प्रॉफिट को बुक किया जाएगा। ये लीजिए 31 दिसंबर 2015 को पुत्र टू P&L प्रॉफिट ऑन सेल 20,000 रुपए इन दी अमाउंट कॉलम, वर्किंग नोट नंबर 10 के मुताबिक डन हुआ। क्वेश्चन की सारी ट्रांजैक्शन डन हो गई, बस 31 दिसंबर को इंटरेस्ट मिलना रह गया। ये लीजिए 31 दिसंबर को बाय बैंक इंटरेस्ट। डेबिट में देखिए क्या क्या है, 2 लाख प्लस 1 लाख प्लस 80,000, यानी कि 3,80,000 का टोटल पड़ा था, जिसमें से 1, 20 और 80 यानी कि 2 लाख का आपने सेल कर दिया। तो फेस वैल्यू कितनी बची आपके पास आज की रेट में भाई? 1,80,000 की, या फिर ऐसे कहूं 1,800 डिबेंचर है ऑफ 100 रुपी ईच, तो उसके ऊपर आपको 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। 1,800 डिबेंचर हैं, 100 रुपए का ईच है, 15% 6 मंथ के लिए, क्योंकि लास्ट इंटरेस्ट मिला था 30 जून को, अब इंटरेस्ट की डेट है 31 दिसंबर। तो 13,500 रुपए का इंटरेस्ट यू विल रिसीव ऑन 31 दिसंबर 2015। 13,500 को जाकर लिख दिया 31/12 बाय बैंक इंटरेस्ट के सामने, और ये सारी ट्रांजैक्शन खत्म हुई हमारी। अब सवाल रह गया कैरी डाउन करने का।
क्वेश्चन है कोई मार्केट प्राइस वगैरह तो दिया नहीं, तो कंपैरिजन का सवाल ही नहीं उठता है, लेकिन कैरी डाउन तो करना होगा। तो सबसे पहले फेस वैल्यू नॉमिनल वैल्यू के कॉलम को जब आपने किया, कैरी डाउन आया जी 1,80,000 रुपए, यानी कि इतनी फेस वैल्यू अपने पास बची है। और ये टाइप कौन सा है, जहां पर इंटरेस्ट की रेट हमारे अकाउंट क्लोजिंग रेट से मैच नहीं करती। इंटरेस्ट मिला था 31 दिसंबर 2015 को और हम अपना ईयर क्लोज करते हैं 31 मार्च को, तो जैन फेब मार्च 3 महीने का इंटरेस्ट मैं खुद को एक्रू कर लूंगा। तो बाय बैलेंस कैरी डाउन में आए 1800 डिबेंचर जो हमारे पास हैं 100 रुपए के हिसाब से 15% फॉर 3 मंथ्स 6750 का इंटरेस्ट जो एक्रूड है उसे मैं बुक अभी कर लूंगा, क्योंकि वो करंट ईयर की इनकम ही मेरे लिए बनती है। तो 6750 का अमाउंट हमारा यहां पर आ गया। एंड बची बात बैलेंस की, तो ये भी हमने बैलेंसिंग फिगर निकाल ली इन द अमाउंट कॉलम। कोई मार्केट प्राइस होता तो कंपेयर करते और लॉस ऑन वैल्यूएशन वगैरह का हिसाब किताब बनता अगर मार्केट प्राइस कम होता, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं, तो सीधा सीधा कैरी डाउन हो गया। जहां तक इंटरेस्ट की बात है तो क्रेडिट साइड से टोटल किया गया 54,700, क्रेडिट साइड का टोटल किया गया। दिस टोटल सीम्स टू बी लिटिल बिट रॉन्ग। 22,500 प्लस 6,000 प्लस 6,000 प्लस 13,500 प्लस 6,750, ठीक है 54,750, और माइनस कर दिया डेबिट साइड वाला जी, यहां टोटल गलत लिख दिया, 54,750 है, इसको करेक्ट कर लेंगे 54,750। और ये आ गई जी बैलेंसिंग फिगर टू P&L। इंटरेस्ट को हमने ट्रांसफर किया P&L में 37,250, जो कि हमारे करंट ईयर की इनकम बनी। इसके साथ ये होमवर्क की चेकिंग हमारी खत्म होती है, जो कि पिछली कक्षा में हमने दिया था। बहुत ही जोरदार कॉन्सेप्ट है, 2 प्रश्न क्लास में किए थे, 2 होमवर्क, तो बड़ी जबरदस्त प्रैक्टिस हो गई है। अब हम बढ़ेंगे आगे, आइए जी अब हम बढ़ेंगे आगे। एक बार दिखा दें आपको, ये रहा कॉन्सेप्ट नंबर 9, FIBS इंटरेस्ट डेट्स एंड इन्वेस्टर बुक्स क्लोजिंग डेट नॉट मैचिंग नॉट कोइंसाइडिंग, तो ये हमने लास्ट क्लास में किया था। अब आ रहे हैं कॉन्सेप्ट नंबर 10 पर। FIBS का अंतिम कॉन्सेप्ट है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन बट पार्ट ऑफ सिलेबस, सो सीखेंगे तो डेफिनेटली। कॉन्सेप्ट नंबर 10, आइए बेटा। FIBS weighted average मेथड। कॉन्सेप्ट नंबर 10, वेटेड एवरेज मेथड। किस चीज का मेथड है बताएंगे, अभी पहले नोट कीजिए इतना जो मैंने लिखा है, सारी बातचीत करेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 10, FIBS वेटेड एवरेज मेथड। अभी तक हमने सिर्फ एक ही मेथड सुना, फीफो मेथड। उसका यूज कहां होता है? क्या वो परचेज के समय यूज होता है? जी नहीं। क्या वो सेल के समय यूज होता है? जी नहीं। उसका यूज होता है टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। तो बस अब होगा क्या, फीफो मेथड की जगह क्वेश्चन कह देगा वेटेड एवरेज मेथड से करो। मतलब इसका यूज कहां है? ना परचेज में ना सेल में, जस्ट टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। लिखेंगे इट इज टू बी यूज्ड mainly at the time of computation of profit or loss on sale. It is to be used mainly at the time of computation of profit or loss on sale. तो जब सेल करते हैं हम कहते हैं कि भाई प्रॉफिट या लॉस निकालो। हम उस प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए 2 चीजें चाहिए होती हैं, सेल वैल्यू और कॉस्ट वैल्यू। क्या कह रहा हूं मैं, ये देखिए, जब हम प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, कॉस्ट वर्सेस करते हैं सेल वैल्यू। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को वर्सेस करते हैं सेल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट के। ठीक है ना। अब जो सेल वैल्यू है ये तो हमें क्वेश्चन में पता चल जाती है, लेकिन जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है इसके हमारे पास 2 मेथड होते हैं। वन इज कॉल्ड एज दी
रुको ऐसे लिखते हैं इसे आराम से। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट के अंदर वी आर हैविंग द टू मेथड्स। मेथड 1 और मेथड 2। मेथड 1 है फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जबकि मेथड 2 है वेटेड एवरेज मेथड। अब तक हमने जितने प्रश्न किए सब में फीफो मेथड करते थे और FIBS में नॉर्मली फीफो मेथड ही चलता है। मैं आपको वेटेड एवरेज सिखा रहा हूं, एक क्वेश्चन करेंगे लेकिन मेनली फीफो चलता है। अगर क्वेश्चन साइलेंट भी हो तब भी हमने नोट लिखकर फीफो ही लगाना है, वेटेड एवरेज नहीं लगाना। वेटेड एवरेज तभी लगाना अगर क्वेश्चन खुद ब खुद आपको बोलेगा। जहां तक सेल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात है, ये तो हमें क्वेश्चन से मिल जाती है। वी कैन कंप्यूट दिस normally with the help of data given in question. We can compute this normally with the help of data given in question. सेल वैल्यू की बात नहीं हो रही, हम ये कह क्या रहे हैं आपको याद दिला दें कि जब आपको प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल निकालना है तो हम क्या करते हैं, कॉस्ट वर्सेस सेल वैल्यू। सेल वैल्यू तो इजीली आ जाती है क्वेश्चन के डाटा से, लेकिन जो कॉस्ट है अब तक हम क्या करते थे, हम फीफो मेथड लगा देते थे। लेकिन अब क्वेश्चन कह रहा है वेटेड एवरेज लगाना। फर्क क्या है दोनों में, फर्क क्या है? एक एग्जांपल समझ लेते हैं। नॉर्मल तो आप जानते हैं फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि आप सेपरेटली आइडेंटिफाई करते हैं कि इसमें से इतना बेच दिया, इसमें से इतना बेच दिया। वेटेड एवरेज कहता है ऐसा कुछ नहीं है, आपके पास कुछ पुराना था कुछ नया है, सबको इकट्ठा कर लो और जो बेचा उसके टोटल में से ही आपने बेचा है। एग्जाम्पल बना लेते हैं। एक एग्जाम्पल बना लेते हैं। इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना लिया जी। नॉमिनल वैल्यू, अमाउंट, लो पर्टिकुलर्स भी लिख दिया। जो कॉलम चाहिए मैं सिर्फ उन्हीं को बना रहा हूं, बाकी नहीं। पर्टिकुलर्स, नॉमिनल वैल्यू और अमाउंट। डेट में बिना इसके ही डाल दूंगा कॉलम के। ये लीजिए, मान लेते हैं 1 जनवरी 2017, लेट्स से 2015, 1 जनवरी 2015, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 1 लाख रुपए के डिबेंचर थे, 1000 डिबेंचर 100 रुपए का एक, और इनकी कॉस्ट थी 1,02,000। हमने 1 मार्च 2015 को फिर से परचेज किए। टू बैंक परचेज 50,000, लेट्स से इनकी कॉस्ट है 58,000 फॉर एग्जाम्पल, 58,000। और 1 मई 2015 को 1 मई 15 हमने सेल कर दिए, बाय बैंक सेल, लेट्स से 70,000 रुपए के डिबेंचर, अमाउंट है इसका 77,000, ये कर दिया। अब हम जानते हैं कि वेन एवर वी आर सेलिंग वी हैव टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस। सॉल्यूशन पर चलते हैं इसके। हमें पता है कि प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, कॉस्ट वर्सेस सेल। तो हम क्या करते हैं भाई, एक तरफ लिख लेते हैं फीफो मेथड और एक तरफ लिख लेते हैं वेटेड एवरेज। फीफो वो है जो अब तक हम करके आए। क्या लगता है, आपने 1 लाख रुपए के तो ब्रॉड डाउन में रखे हुए हैं, मतलब आपके पास पहले से पड़े 1000 डिबेंचर, आपने 700 डिबेंचर बेचे, 100 रुपए की फेस वैल्यू, तो 70,000 वहां पर दिख रहा है। 1000 में से 700 बेचे, फीफो मेथड अगर होगा तो वो सिंपल सी बात कहेगा कि उसी में से आपने बेचा है। तो जब मैं यहां पर कॉस्ट निकालूंगा मैं कहूंगा भाई फीफो मेथड है 1,02,000
डिवाइड बाय 1 लाख, यानी कि अगर डिबेंचर लें तो 1,000 डिबेंचर इंटू 700। 1,000 की कॉस्ट इतनी है तो 700 की कॉस्ट कितनी होगी? 1,02,000 डिवाइड बाय 1,000 इंटू 700, ये आ गया जी 71,400। और सेल वैल्यू अपने को मालूम है 77,000। सो फ्रॉम हेयर वी कुड इजिली फाइंड आउट द प्रॉफिट ऑन सेल। ये आ गया जी प्रॉफिट ऑन सेल। कितना नोट करने का समय दे देंगे आपको? 5600। ये तो अब तक हम करते आए हैं। वेटेड एवरेज क्या कहता? वेटेड एवरेज कहता आपने बेचे किस दिन, डेट बताओ। हमने कहा जी 1 मई को बेचे। वो कहता 1 मई से पहले आपके पास कितना सामान पड़ा है? हमने कहा एक ब्रॉड डाउन पड़ा है, एक हमने टू बैंक किया था। डेट्स देखो 1 जनवरी 1 मार्च, यानी कि जब सेल किया उससे पहले 2 तरह की आपने इन्वेस्टमेंट खरीद रखी है। तो वेटेड एवरेज कहता कि आप इंडिविजुअलिटी नहीं करोगे, आप टोटल देखोगे कि टोटल फेस वैल्यू इतनी, टोटल कॉस्ट इतनी, और अब यूनिटरी मेथड आप लगाओगे। समझ रहे हैं कुछ? मतलब फीफो कहता था कि जो आपने 700 डिबेंचर बेचे वो ओपनिंग वाले 1,000 में से बेचे। वेटेड एवरेज कहता है ऐसा कुछ नहीं होता, जो आपने 700 बेचे वो आपने टोटल में से बेचे। टोटल कितने हैं? 1,000 ब्रॉड डाउन में थे, परचेज किए 500, तो टोटल कितने पड़े हैं भाई? 1,500। तो जब मैं वेटेड एवरेज के हिसाब से कॉस्ट निकालूंगा, मैं कॉस्ट को टोटल करूंगा। 1,02,000 प्लस 58,000 डिवाइड बाय टोटल डिबेंचर कितने? 1,000 ओपनिंग के और 500 और खरीदे थे। तो टोटल जितना वैल्यू था डिवाइड बाय टोटल जितने डिबेंचर थे, कर दिया, एवरेज आ गया। मल्टीप्लाई बाय 700 डिबेंचर जो बेचे उनकी कॉस्ट कितनी है। कर अभी भी यूनिटरी मेथड रहे, लेकिन यूनिटरी का तरीका चेंज हो गया। पहले सिर्फ फीफो वाले डिबेंचर देख रहे थे, फीफो के हिसाब से ओपनिंग वाले, लेकिन अब ओपनिंग प्लस जो परचेज किए वो भी आपने देख लेने। तो 1,02,000 प्लस 58,000 डिवाइड बाय 1,500 इंटू 700, अप्रोक्सीमेटली 7,4,667, अप्रोक्सीमेट 7,4,667। बाकी चेंज नहीं है। सेल वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। सेल वैल्यू को निकालने के लिए नहीं है ये चीज, फीफो या वेटेड एवरेज, ये कॉस्ट को निकालने के लिए। और कॉस्ट आएगी सेल वैल्यू से जब कंपैरिजन करोगे तो ऑब्वियसली फर्क कहां मिलेगा आपको? प्रॉफिट या लॉस निकालने में हेल्प ये चीज आपकी करता है। सो इफ आई लुक नाउ, माय प्रॉफिट ऑन सेल हैज चेंज्ड। टू ट्रिपल थ्री। तो ये है वेटेड एवरेज मेथड। दोनों अलग हैं बिल्कुल। क्वेश्चन में याद दिला दूं वापिस से, हमें फीफो मेथड ही यूज करना है। क्वेश्चन अक्सर फीफो ही लिखेगा तो फीफो यूज करने का। क्वेश्चन कुछ भी नहीं लिख रहा तो भी फीफो ही लगाना, नोट लिखाना, एज क्वेश्चन हैज नॉट स्पेसिफाइड वी आर एज्यूमिंग फीफो मेथड। वेटेड एवरेज तभी यूज करना ओनली एंड ओनली इफ द क्वेश्चन विल से। वेटेड एवरेज को एवरेज मेथड भी कहा जा सकता है। चलिए नोट करिए।
चलिए बेटा, आई होप इट्स बीन नोटेड। लेट्स मूव हेड। कॉन्सेप्ट नंबर 10 हम कर रहे हैं, इससे संबंधित प्रश्न जरा क्लास पजल में आ जाएंगे। क्लास पजल कहाँ हो तुम? यहाँ हो तुम। आइए जी, क्लास पजल में प्रश्न नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाएंगे ऑफ द क्लास पजल। क्वेश्चन क्या है था? प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन द अबव क्वेश्चन एज्यूमिंग वेटेड एवरेज मेथड इज बीइंग फॉलोड। अरे अबव क्वेश्चन का मतलब कौन सा? क्वेश्चन नंबर 9। नॉर्मली ओरिजिनली क्वेश्चन नंबर 9 जो किया था उसमें क्या लिखा था? फीफो मेथड शैल बी फॉलोड। फीफो मेथड शैल बी फॉलोड। तो वापस से पूरा क्वेश्चन अपने को करना है, एज्यूमिंग वेटेड एवरेज मेथड इज फॉलोड। तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर अगर मैं जाऊं, हमने लास्ट क्लास में ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 किया था। क्वेश्चन नंबर 9 पूरे का पूरा अपने को सेम रखना है, मतलब हम वापस से कैलकुलेशंस नहीं करेंगे। जैसे मान लो जब हमने टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा तो हमने इंटरेस्ट का अमाउंट निकाला, अमाउंट की कंप्यूटेशन करी एक्सेट्रा, वो सब नहीं करना। जितनी परचेज है सारी सेम रहेगी, जितनी सेल है सारी की सारी सेम रहेगी। तो हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे, दोबारा से वर्किंग नोट नहीं बनाएंगे। लेकिन वर्किंग नोट बनेगा किस चीज के लिए? जो अभी हमने कॉन्सेप्ट सीखा, वेटेड एवरेज मेथड। उसके कारण वेन एवर यू आर सेलिंग, तो जब उसका प्रॉफिट या लॉस आप निकालते हो उस वक्त जो है चेंजेस आएंगे, डिपेंडिंग अपॉन वेदर वी आर डूइंग एज पर फीफो और एज पर वेटेड एवरेज। तो पूरा क्वेश्चन सेम टू सेम हम कॉपी करते रहेंगे। सिर्फ सेल के टाइम पे जब प्रॉफिट या लॉस निकालना है उस समय पर, सिर्फ उस समय पर जो है हम वो नया वर्किंग नोट बनाएंगे। ठीक, आइए जी स्टार्ट किया जाए। आंसर नंबर 10। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। आंसर नंबर 10। बुक्स ऑफ बोनांजा लिमिटेड। आइए बेटा स्टार्ट करेंगे मेरे साथ साथ। बुक्स ऑफ बोनांजा लिमिटेड, इन्वेस्टमेंट अकाउंट फ्रॉम 1st April 2011 to 31st March 12। स्क्रिप 9% गवर्नमेंट लोन ब्रैकेट में 2013। 9% गवर्नमेंट लोन ब्रैकेट में 2013। ये लीजिए जी, कॉलम्स बनाने स्टार्ट करते हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट एंड अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट एंड अमाउंट। कॉलम बन गए सारे के सारे। बिना समय गवाए स्टार्ट करेंगे। याद रहे कॉपी पेस्ट करना है हमें, कुछ भी कंप्यूटेशन नहीं करनी है। तो जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था उसका सॉल्यूशन अपने सामने रखें। सबसे पहले था 1 अप्रैल 2011 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ₹2 लाख का लोन था। इंटरेस्ट का अमाउंट हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है 4500, और अमाउंट कॉलम में आ गया जी 1,90,000 रुपए। 1 अप्रैल 2011 को तो ये हुआ। उसके बाद क्वेश्चन में आगे बढ़े तो फर्स्ट जो ट्रांजेक्शन हुई वो थी 31 मई 11 को, जब लिखा था कंपनी ने परचेज किया यही वाला गवर्नमेंट लोन। तो 31 मई 2011 को टू बैंक परचेज हुआ। परचेज की टर्म्स क्या थी? 80,000 रुपए की फेस वैल्यू का सामान, 3,000 रुपए का आपने इंटरेस्ट दिया और
टुवर्ड्स द डिबेंचर यू पेड 73,000 रुपी। उसके बाद 31 मई के बाद क्वेश्चन में जो इंटरेस्ट की डेट्स हैं, तीस जून और 31 दिसंबर, तो अभी तो 30 जून नहीं आ रही। उसके बाद क्या हुआ, 1 जून को आपने सेल किया, तो 30 जून से पहले ही 1 जून 2011 को बाय बैंक सेल की ट्रांजैक्शन हमारे सामने आई। बाय बैंक सेल 60,000 की फेस वैल्यू, जिस पर आपको इंटरेस्ट मिला 2250 का, और 56,400 मिले आपको टुवर्ड्स द डिबेंचर। लिख लीजिए। लिख लीजिए। अब जैसे ही सेल हुई, आई नीड टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस। जब फीफो था तो हमने कितनी आसानी से कहते थे कि भाई ब्रॉड डाउन में ना 2 लाख रुपए का सामान पड़ा है, तो उसमें से 60,000 का बेच दिया, उसके मुताबिक प्रॉफिट लॉस निकालो। लेकिन वेटेड एवरेज कहता है ना, आपने जब सेल किया ये 60,000 का, उस समय आपके पास 2 तरह के गवर्नमेंट लोन है, 2 तरह की सिक्योरिटी है। एक तो ओपनिंग वाली है, 2 लाख की कॉस्ट, 2 लाख की फेस वैल्यू, 1,90,000 की कॉस्ट है। और एक और है जो आपने 31 मई को परचेज किया 80,000 रुपए की फेस वैल्यू का, जिसकी कॉस्ट है 73। तो यू नीड टू टेक बोथ ऑफ दीज इनटू अकाउंट। आपको इन दोनों को टेक इनटू अकाउंट करना पड़ेगा। अभी इस क्वेश्चन में हम जानते हैं, हमने किया था, लेंदी क्वेश्चन है, 2-3 सेल है इसके अंदर। टोटल कितनी सेल है मैं बता दूं, 1 2 3 3 सेल है। तो बार बार वेटेड एवरेज मेथड से निकालना मुश्किल हो जाएगा अगर उस तरह से करें जैसे मैंने सिखाया। तो इसका सिंपल अप्रोच क्या होता है, वेटेड एवरेज का एक टेबल बनाया जाता है, उस टेबल में रनिंग हैंड में सारे जो है प्रॉफिट लॉस निकाल लिए जाते हैं। तो उस हिसाब से यहां पर हम चलते हैं। सो आई एम राइटिंग डाउन द हेडिंग वर्किंग नोट। राइटिंग डाउन द हेडिंग वर्किंग नोट, मेरे साथ आ जाएंगे। लिख देंगे इसको स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, ब्रैकेट में वेटेड एवरेज मेथड। कॉलम्स बना लेंगे। क्या क्या कॉलम्स बनेंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, देन फेस वैल्यू यानी कि नॉमिनल वैल्यू, कॉस्ट, सेल वैल्यू, एंड लास्ट कॉलम बीइंग प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। लास्ट कॉलम बीइंग प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। देखिए जी किस प्रकार से करना है बेटा। जब मैंने सेल किया उससे पहले मेरे पास कितनी 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 जो है वैल्यूज थी मेरे पास ऑन द डेबिट साइड, वो हमने लिखना है। तो 1 अप्रैल 2011 को पर्टिकुलर्स में लिख देंगे ओपनिंग बैलेंस। नॉमिनल वैल्यू कितनी थी इसकी, फेस वैल्यू कितनी थी 2 लाख, कॉस्ट कितनी थी 1,90,000। आगे वाले कॉलम्स में भी कुछ नहीं लिखना, आगे वाले दोनों कॉलम यूज होंगे ओनली एट द टाइम ऑफ सेल। उसके बाद और क्या किया, 31 में 11 को आपने और परचेज किया, तो इंक्रीज हो गया बैलेंस। 80,000 की फेस वैल्यू, जिसकी कॉस्ट कितनी है 73,000, जिसकी कॉस्ट कितनी है 73,000। अब इसके बाद सेल हुआ तो हम यहां पर रुकेंगे। वेटेड एवरेज में हमने यही सीखा कि जब आप सेल करें उससे पहले जितना भी सामान है सबका टोटल कर लीजिए। तो हम यहां पर रुककर कर रहे हैं टोटल। यहां पर रुके और हमने कहा भाई टोटल बताना कितना है, 2,80,000 रुपए की फेस वैल्यू है और 2,63,000 की हमारे पास क्या है भाई, कॉस्ट है। 2,60,000 की हमारे पास कॉस्ट है। फिर हमने क्या किया, 1 जून 2011 को हमने सेल किया, फेस वैल्यू है 60,000, सेल वैल्यू कहां लिखनी है, यहां पर सेल वैल्यू के सामने। तो कॉस्ट में क्या लिखना है
जो ये सेल किया इसकी मुझे यहां पर कॉस्ट निकालनी है, इसकी मुझे यहां पर कॉस्ट निकालनी है। हम कहते हैं ना कॉस्ट को सेल से कंपेयर करके प्रॉफिट लॉस आता है, तो यहां पर कॉस्ट निकालनी है। यूनिटरी मेथड 2,63,000 इज द कॉस्ट व्हेन द फेस वैल्यू इज 2,80,000। सो अगर फेस वैल्यू 60,000 है तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी? जैसे अब तक करते हैं वैसे ही किया, सिर्फ नया काम क्या कि हमने यहां ये टोटल किया। ओपनिंग 2 लाख था, परचेज किया 80,000, नॉमिनल में नॉमिनल ऐड किया, कॉस्ट में कॉस्ट ऐड किया। हमने कहा भाई वेटेड एवरेज मेथड लगाना है सेल के लिए कि कितने का प्रॉफिट या लॉस हुआ उसको निकालने के लिए हम वेटेड एवरेज मेथड का प्रयोग करेंगे। तो आपने जो 60,000 की फेस वैल्यू बेची, अगर फीफो मेथड तो वो कहता यार जो ओपनिंग बैलेंस है ना 2 लाख उसी में से बेच दिया। वेटेड एवरेज कहता ना, जब आपने सेल किया उससे पहले जितना भी सामान था, ब्रॉड डाउन था या परचेज था, सबको टोटल कर लो। तो हमने टोटल किया तो 2,80,000 की फेस वैल्यू आई और 2,63,000 की हमारे पास आई जी कॉस्ट। तो हमने वहां से इस कॉस्ट में से जो है यूनिटरी मेथड लगाना है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू वेटेड एवरेज मेथड। ये कॉस्ट कितनी आएगी देख लेते हैं। 2,63,000 डिवाइड बाय 2,80,000 इंटू 60,000, 56,357 और आपने सेल किया 56,400 का, ज्यादा का सेल किया तो भाई 43 रुपए का, इसको ऐसा करते हैं डिफरेंट कलर से लिखते हैं, ये लिख दीजिए 43 रुपए का आ रहा है प्रॉफिट। इस तरह से हमें इसको करना है और यहां क्या निकाल देंगे बैलेंस की। इसके बाद हमारे पास कितनी कॉस्ट बच गई, बैलेंस 2,20,000 रुपए की फेस वैल्यू और अगर अमाउंट पर जाऊं तो 2,63,000 टोटल अमाउंट था, जिसमें से कितने रुपए की कॉस्ट निकल गई 56,357 की, तो ये बच गया 20,6643। याद रहे ये दोनों फिगर्स आपस में कंपेरेबल नहीं है। मैं 2,63,000 में से 56,400 माइनस नहीं कर सकता। 56,400 तो सेल वैल्यू है, मुझे तो कॉस्ट में से कॉस्ट माइनस करनी है। टोटल कॉस्ट थी मेरे पास 2,63,000 की, जिसमें से जो इन्वेस्टमेंट मैंने बेची उसकी कॉस्ट थी 56,357 की। तो बैलेंस कॉस्ट मेरे पास ये बच गई आफ्टर दी सेल नंबर 1। और ये जो प्रॉफिट हुआ इसे जाकर हम अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंदर बुक करेंगे 1 जून 2011 को। So on 1st June 11 we will say to P&L profit on sale, to P&L profit on sale कितना रुपए आ रहा है 43 रुपए जी। राइट, ये पहला सेल किया, अभी थोड़ा नयापन लगा होगा, आगे आगे बढ़ेंगे आपको इसमें मास्टरी जो है हो जाएगी। ये हुआ जी 1 जून को। उसके बाद क्या है, ट्रांजैक्शन पर जाएं तो 30 नवंबर की ट्रांजैक्शन है, लेकिन हमें पता है उससे पहले 30 जून को रुककर जरा इंटरेस्ट जो है रिसीव कर लें। तो 30 जून 2011 बाय बैंक इंटरेस्ट, और हम कंप्यूट नहीं करेंगे, हमने लास्ट क्लास में जो किया था वहीं से वैल्यू हम उठा लेंगे, दैट इज 9,900 रुपी। 9,900 रुपी का जो है इंटरेस्ट था। ये 30 जून 2011 की ट्रांजैक्शन हो गई। उसके बाद क्वेश्चन में गए तो 30 नवंबर को आपने फिर से सेल किया हुआ है जी सीधा, तो परचेज नहीं है, सीधा सीधा सेल आ गई 30 नवंबर 2011 को बाय बैंक सेल। सेल की टर्म्स क्या थी वो हम पिछले क्वेश्चन से कॉपी कर लेंगे। आपने 40,000 की फेस वैल्यू का सामान बेचा और इंटरेस्ट मिलेगा आपको 1,500 का, एंड टुवर्ड्स द सेल वैल्यू ऑफ डिबेंचर यू हैव रिसीव्ड 37,300। हमें जो यूज करना है वेटेड एवरेज मेथड का वो तो प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए करना है, यहां तक तो ऐसा ही रहेगा, ठीक है ना। बाय बैंक सेल सारी टर्म्स उसके लिख दी, नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट का अमाउंट और डिबेंचर के प्रति कितना अमाउंट मिला जो कि अमाउंट कॉलम में लिख दिया। अब वापस से हम इस टेबल के अंदर आ गए, यहां तक हम पहुंच गए थे बैलेंस तक। 30 नवंबर 2011 को हमने फिर से क्या किया, सेल। कितनी फेस वैल्यू 40,000, कितने रुपए की वैल्यू बेची 37,300 की। ये कॉलम हम थोड़ा सा आगे कर लेते हैं जी। कितने का सामान बेचा 37,300 का। हमें फिर से निकालना है एज पर दी वेटेड एवरेज मेथड की मेरे पास जो कॉस्ट है वो कितनी है। तो हमारे पास ये पड़ा है जी 20,6643 इज द कॉस्ट व्हेन द फेस वैल्यू इज 2,20,000।
सो कॉस्ट ऑफ 40,000 डिबेंचर शैल बी यूनिटरी मेथड के हिसाब से 206643 डिवाइड बाय 2,20,000 इंटू 40,000 37,571, तो ये आ रहा है जी 271 रुपी का लॉस। जो मेन चीज है सारी वो कहां है, दैट इज टू कंप्यूट द कॉस्ट। इसमें सारी चीज छुपी है। वेटेड एवरेज मेथड यहां लग रहा है, ये है। फीफो होता सीधा सीधा कर देते थे काम, लेकिन वेटेड एवरेज के हिसाब से जब आपने सेल किया उससे जस्ट पहले देखो कितने रुपए की फेस वैल्यू और कितने रुपए की कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बची है, उसमें से प्रोपोर्शनेट करते हुए आपने कॉस्ट निकालनी है उस इन्वेस्टमेंट की जिसे सेल किया जा रहा है, और कंपेयर करने पर सेल प्राइस से आपके पास लॉस या प्रॉफिट आएगा। तो ये 271 रुपए का हमारे पास आ रहा है लॉस। ठीक है ना, ये टेबल नोट करने का भी चाहे आपको अलग से समय दे देंगे, इसे जाकर हम यहां पर नोट करते हैं। तो 30 नवंबर 2011 को हम कहेंगे बाय P&L लॉस ऑन सेल 271 रुपी। 30 नवंबर 2011 बाय P&L लॉस ऑन सेल, ये भी खत्म हुआ। उसके बाद क्या था, 1 दिसंबर को क्वेश्चन ने कहा था हमने परचेज किया, ये लीजिए 1 दिसंबर 11 टू बैंक परचेज, सेम कॉपी कर लेंगे। 10,000 की फेस वैल्यू, इंटरेस्ट 375 और कॉस्ट भी कितना गया 10,000, तो हमने सीधा सीधा कॉपी कर लिया जी इसे। क्वेश्चन उसके बाद कह रहा है 1 मार्च को कंपनी ने सेल किया, लेकिन 1 मार्च तो दूर की बात है भाई, पहले 31 तारीख को रुककर हम इंटरेस्ट रिसीव करेंगे। तो 31 दिसंबर 2011 को वी विल से बाय बैंक इंटरेस्ट, ये भी पिछले प्रश्न से ही हमें कॉपी करना है। बाय बैंक इंटरेस्ट में लिख देता हूं जी 8550 का इंटरेस्ट जो है आता है, 8550 का इंटरेस्ट जो है हमारा आता है। आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, 1 मार्च 12 को कहते कंपनी ने सेल कर दिया, जो नई बात है सिर्फ वही करेंगे। 1 मार्च 12 को बाय बैंक सेल 10,000 इज द फेस वैल्यू, इंटरेस्ट इस पर कंप्यूट किया 150 और अमाउंट आ गया जी 9500 का। यहां तक पहुंच जाइए, यहां तक पहुंच जाइए। मेन बात अब आई कि जब हमने सेल किया उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस किस हिसाब से निकलेगा। तो ये कब की तारीख है, 1 मार्च। ध्यान रखें जब आप अपनी स्टेटमेंट में जाएंगे तो सीधा सेल नहीं दिखानी। 30 नवंबर की जो सेल थी उसके बाद आपने 1 दिसंबर 2011 को परचेज भी किया था, वो यहां पर ऐड करना ना भूलें। 10,000 की फेस वैल्यू थी बेटा, और इसका अमाउंट भी 10,000 ही था। सो आफ्टर कंसिडरिंग दिस परचेज यू हैड अ बैलेंस ऑफ रुपी 220, की सेल कर दी आपने। ठीक है ना, इसको चाहें तो इसको हम ब्रैकेट में कर सकते हैं सो दैट आपके लिए इजी रहेगा। सेल माइनस होती है, परचेज ऐड होती है, सेल माइनस होती है, परचेज ऐड होती है। तो 2,20,000 में से 40 गए 81 और अभी 10,000 ऐड हो गए, तो 1,90,000 की फेस वैल्यू बची हुई है। कॉस्ट की बात करें 206643 माइनस 37,571 प्लस 10,000, सो 1,79,072 का हमारा कॉस्ट बचा है। और अब हमने क्या किया, तारीख 1 मार्च 2012 को वी हैव डन दी सेल, जिसकी फेस वैल्यू है 10,000 रुपए। कितने में बेचा आपने उसे, 9,500 में। तो 9,500 यहां सेल के कॉलम के नीचे, सेल कॉलम के नीचे लिख दिया। हमें निकालना है जो आपने 10,000 की फेस वैल्यू सेल की, इसकी कॉस्ट कितनी है। तो जो बैलेंस मेरे पास पड़ा है 179,072, दिस इज द कॉस्ट ऑफ 1,90,000 फेस वैल्यू। सो प्रोपोर्शनेट करते हुए 10,000 फेस वैल्यू की कॉस्ट कितनी होगी, ये आता है बेटा 9,425। कॉस्ट है इसकी 9,425 की, जबकि आपने इसे सेल किया है 9,500 रुपए का।
तो आपको यहां पर फिर से मिलता है 75 रुपये का प्रॉफिट। और इसके पश्चात जो बैलेंस आपके पास बचा है दैट इज 1,80,000 का फेस वैल्यू एंड 179,072 माइनस 9425 169,647 का अमाउंट यानी कि कॉस्ट। ये लीजिए, तो एटलीस्ट हमें प्रॉफिट मिल गया जो हमें चाहिए था, प्रॉफिट और लॉस। इसको जाकर बुक करते हैं ऑन द डेट 1 मार्च 12। तो हम ये कहेंगे कि भाई इट इज टू P&L प्रॉफिट ऑन सेल 75 और खत्म हो गया 31 मार्च 2012 को। वी विल से बाय बैलेंस कैरिड डाउन। बाय बैलेंस कैरिड डाउन पर जब आए, ये फेस वैल्यू है 1,80,000, इसके ऊपर इंटरेस्ट हमने निकाल लिया होगा जो कि 150 का है, और कॉस्ट बच रही है 1,69,647 की। ये आपको यहां से भी ज्ञात हो जाएगी, जो बैलेंसिंग फिगर आई है वो सेम टू सेम यहां पर आपकी आ जाती है 169,647। क्वेश्चन है, हालांकि अंत में आपको ये मार्केट प्राइस वाला पॉइंट बताने की कोशिश की थी कॉस्ट को कंपेयर करने का, हम यहां पर निकाल कर दिखा देते हैं। ऑन 31 मार्च 12 को मार्केट प्राइस के हिसाब से चलें तो आपके पास 1800 डिबेंचर बचे हैं। 96 इज द वैल्यू पर डिबेंचर विद रिस्पेक्ट टू मार्केट, तो ये आता है 1,72,800। सो लोअर जो है वो कॉस्ट है 169,647। तो मार्केट प्राइस का कोई भी इंपैक्ट नहीं हुआ। मजा तब आता है, काम करना तब होता है अगर मार्केट प्राइस कम हो जाए। मान लो मार्केट प्राइस हो जाता 1,65,000, तो जो डिफरेंस है आपको, क्योंकि 1,65,000 पर बुक करना पड़ता पहली बात, और जो डिफरेंस है वो आपका लॉस ऑन वैल्यूएशन के नाम से इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आता। लेकिन अगर कॉस्ट ही कम आ रही है तो कोई दिक्कत अराइज नहीं होती। तो कॉस्ट ही आपकी आ गई 169,647। इंटरेस्ट का अमाउंट एज यूजुअल आपका P&L में चला जाएगा। जब हम यहां पर लिखेंगे 31 मार्च 12 टू P&L ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, टोटल कर लेते हैं फटाफट से जी। 2,90,000 बन रहा है। इसलिए हमारी बैलेंसिंग साइड पर 1,80,000 की बैलेंसिंग फिगर आई। ये फिगर है जी 273,118। और इंटरेस्ट अमाउंट की बात करें, इंटरेस्ट में ऑब्वियसली वैसे तो कोई चेंज नहीं होगा, बट मैं टोटल एक बार कर देता हूं। 22,500 22,500, तो यहां पर ये बैलेंसिंग फिगर आएगी 1,4। टोटल में कोई मिस्टेक हो गई, 2,250 प्लस 9,900 प्लस 1,500 8,550 एंड sorry, I wrote down this value wrong, 4,050 4,050। तो ये टोटल आता है 26,400 माइनस 4,500 माइनस 3,000 और माइनस 375, 18,525।
तो वेटेड एवरेज मेथड इस प्रकार से किया जाएगा जो मैंने बताया। मैं आपको पहले वापस एक बार रिपीट कर देता हूं और फिर उसके बाद आप लोग इस टेबल को नोट कर लेंगे। वेटेड एवरेज मेथड के हिसाब से करना क्या है, एट द टाइम ऑफ एनी सेल, जब भी कोई सेल है आपने उससे पहले देखना है कि कितने रुपए का सामान आपने खरीदा हुआ है, ब्रॉड डाउन प्लस जितने भी परचेज है उस सेल से पहले वो सब ऐड करनी। तो यहां पर हमने देखा जब 1 जून 2011 को आपने सबसे पहले सेल किया, उस वक्त हमने देखा कि कितना सामान अपने पास पड़ा है। तो 1 अप्रैल का एक ओपनिंग बैलेंस था और उसके बाद 31 मई को हमने परचेज किया हुआ था, तो हमने उन दोनों को टेक इनटू अकाउंट किया। सिमिलरली जब 30 नवंबर की सेल की, वहां पर भी यही था, कुछ नया बीच में परचेज आया ही नहीं। लेकिन जब 1 मार्च वाली हमने सेल की तो उससे पहले एक और परचेज थी, उसको भी हमने टेक इनटू अकाउंट किया। यही मूल मंत्र है वेटेड एवरेज का, ठीक है ना, नोट करेंगे।
हेलो हेलो हेलो, चलिए जी, आई होप इट हैज बीन नोटेड बेटा। लेट अस मूव अहेड। एक छोटी सी चीज आपको करवानी है, लेकिन उससे पहले इस कॉन्सेप्ट से संबंधित आपको होमवर्क बता दें। होम पजल में प्रश्न नंबर 7, होम पजल में प्रश्न नंबर 7 को मार्क कर लेंगे और लिख लेंगे कि भाई तुम हो कॉन्सेप्ट नंबर 10 से। इस प्रश्न की बात करें तो आरटीपी मई 2014, आरटीपी मई 2017 दिया गया। थोड़ा मेन हाईलाइट क्या है, एवरेज कॉस्ट बेसिस। तो क्वेश्चन फीफो की बात नहीं करता, क्वेश्चन कह रहे कि भैया एवरेज कॉस्ट, वेटेड एवरेज को एवरेज कॉस्ट भी कहा जाता है। तो ये प्रश्न आप बच्चों का होमवर्क में रहेगा। हम वापस आ गए जी अपने मेन शीट पर। कॉन्सेप्ट नंबर 11, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। कॉन्सेप्ट नंबर 11, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर आप बच्चों को याद हो, जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था हमने क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट नामक एक चीज सीखी थी। कोई ना, लिख लीजिए पहले। हमने क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट सीखा था, जहां कहा था करंट हो सकता है, नॉन करंट। करंट मतलब शॉर्ट टर्म, वेयर एज नॉन करंट मींस लॉन्ग टर्म। कैसे स्पेसिफाई होता था कि जब आपने परचेज किया, आपकी इंटेंशन क्या है होल्ड करने की। अगर जब मैंने परचेज किया मेरी इंटेंशन है कि मैं मैक्सिमम 12 महीने तक होल्ड करूंगा, तो इसको कहते थे करंट इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर मेरी इंटेंशन है मैं 12 महीने से ज्यादा होल्ड करूंगा, तो इसे बोलते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो अगर मेरी इंटेंशन शॉर्ट टर्म है, यानी कि करंट इन्वेस्टमेंट है, अगर उसका वैल्यूएशन का रूल क्या होता है, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। वेयर एज अगर आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, नॉन करंट है, तो हम कहते हैं कि इसको कॉस्ट पर ही वैल्यू करना है, मार्केट प्राइस से कंपेयर नहीं करना। लेकिन हाँ, अगर मार्केट प्राइस कम है और किसी ऐसे कारण की वजह से है जो कि परमानेंट नेचर का रिडक्शन लगता है, टेम्पररी नेचर का नहीं लगता, इन दैट केस आपको अपनी जो कॉस्ट है उसे कम करते हुए मार्केट प्राइस पर ले आना चाहिए। ऐसा एक छोटा सा रूल मैंने आपको सिखाया था। तो उससे संबंधित एक प्रश्न है, अलग से कुछ नहीं लिख रहे, सीधा उस प्रश्न को ही कर लेंगे। प्रश्न नंबर 13 है बेटा, 13 नंबर क्वेश्चन है। एक बार आ जाएंगे, छोटा सा क्वेश्चन है, ये लीजिए। एग्जाम का क्वेश्चन है, बहुत पहले नवंबर 2009 में 2 नंबर के लिए पूछा गया था। एग्जाम क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था। आइए देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 इन द क्लास पजल। क्वेश्चन कहता है जी, कंपनी एमवाई लिमिटेड हैड एक्वायर्ड 200 इक्विटी शेयर ऑफ वाईजेड लिमिटेड at rupee 105 per share on 1st January 2009 and paid rupee 200 towards brokerage stamp duty and STT। STT क्या होता है, एक तरह का टैक्स होता है, फुल फॉर्म सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। सिक्योरिटी की ट्रांजैक्शन जब हो रही है तो उसके ऊपर टैक्स लगता है। क्या होता है, कैसे होता है, कितना होता है, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं। 200 रुपए दिए, बात खत्म होगी। परचेज के समय सारी चीजें हमें ज्ञात हैं, ऐड की जाती हैं। 1 जनवरी को आपने खरीदा था, 31 मार्च आ गई, शेयर्स ऑफ वाईजेड लिमिटेड वर ट्रेडेड एट 110 पर शेयर। ट्रेडेड एट 110 पर शेयर का मतलब ये क्या है जी, मार्केट प्राइस दे दिया। क्वेश्चन कहता एट व्हाट वैल्यू द इन्वेस्टमेंट इज टू बी शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज ऑन 31 मार्च 2009। तो हमसे बेसिकली पूछ रहे हैं कितने रुपए पर आप वैल्यू करोगे इसे, यानी कि वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट पूछ रहा है। क्वेश्चन ने क्या कहीं पर आपको ये बताया कि हमारी इंटेंशन क्या थी जब एमवाई लिमिटेड ने परचेज किया, तो उसकी इंटेंशन क्या थी, क्या शॉर्ट टर्म थी या लॉन्ग टर्म थी? जी नहीं, हमें कहीं पर भी नहीं बताया। तो हम दोनों तरह से करके बता देंगे कि यार इतने कॉस्ट है, इतना मार्केट प्राइस है। अगर आप इसको करंट मानो तो ऐसा होगा, नॉन करंट मानो तो ऐसा होगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, अंजाम दे देंगे। आंसर नंबर कर रहे हैं 13। अकाउंट वगैरह तो नहीं बना रहे, फिर भी अगर लिखना चाहें किसकी बुक्स हैं तो हम बता सकते हैं। ये बुक्स हैं एमवाई लिमिटेड की। स्क्रिप्ट क्या है, स्क्रिप्ट क्या है, इक्विटी शेयर्स ऑफ वाईजेड लिमिटेड। क्या लिया है आपने, इक्विटी शेयर्स ऑफ वाईजेड लिमिटेड, ये लिया है जी इन्होंने। तो इसके बारे में हमें बातचीत करनी है। क्वेश्चन में कहा है वैल्यूएशन बताओ। वैल्यूएशन से पहले हमें चाहिए कॉस्ट और मार्केट प्राइस। तो इस इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट और मार्केट प्राइस दोनों निकाल लेते हैं। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट
इज इक्वल टू, एक तो है परचेज प्राइस, वन इज परचेज प्राइस। क्वेश्चन ने कहा कि भाई 200 शेयर्स हैं, आपने खरीदे 105 रुपए के हिसाब से, तो 200 गुना 105, 21,000 रुपए तो ये हो गया। साथ में कहते ब्रोकरेज स्टैम्प ड्यूटी वगैरह दिए तो प्लस, ओहो ब्रोकरेज कॉमा स्टैंप ड्यूटी ते का एस टी टी कितने रुपए दिया, 2 रुपए दिया, मतलब कि टोटल हो गया ਇਹਦਾ 21,200 रुपये। इतने रुपए का आपने परचेज किया, और अब हमें देखना है इसकी मार्केट वैल्यू। अब हमें देखना है इसका मार्केट वैल्यू। ये कॉस्ट कब की है, जब आपने खरीदा, किस तारीख को खरीदा था, 1 जनवरी 09, और मार्केट वैल्यू देख रहे हैं 31 मार्च 09 को, सो दैट वी कैन नो कि बैलेंस शीट में किस वैल्यू पर लेकर जाना है। 200 शेयर है बेटा, क्वेश्चन कहता आपके ना 31 मार्च को 110 रुपए पे ट्रेड हो रहे हैं, 200 गुना 110 कितना हो गया जी, 22,000 रुपी, 22,000 रुपए। ये तो इस स्क्रिप्ट के बारे में हमने सारी जानकारी जो ज्ञात थी वो लिख ली कि भाई इतने का खरीदा था, पर मार्केट वैल्यू इसकी इतने रुपए की अपने पास पड़ी है। हमें करनी है इसकी वैल्यूएशन। क्वेश्चन ने पूछा एट व्हाट वैल्यू इन्वेस्टमेंट इज टू बी शोन इन द बैलेंस शीट, तो यहां हेडिंग पा देते हैं जी, वैल्यूएशन फॉर द पर्पस ऑफ बैलेंस शीट। वैल्यूएशन फॉर द पर्पस ऑफ बैलेंस शीट, इसके अंतर्गत हमारे दो हेड आ जाएंगे, वन एज्यूमिंग करंट इन्वेस्टमेंट और दूसरा एज्यूमिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो ये आ गया जी एज्यूमिंग करंट इन्वेस्टमेंट, और यहां आ गया एज्यूमिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। रूल लिख देते हैं, अगर हम इसको करंट इन्वेस्टमेंट मानते हैं तो करंट का रूल क्या होता है, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। कॉस्ट कितने रुपए की है भाई, 21,200 की, जबकि मार्केट वैल्यू कितने की है, 22,000 की, तो आंसर मिल गया 21,200 रुपए। अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो रूल क्या होता है, वैल्यू एट कॉस्ट, इसको कॉस्ट पर ही वैल्यू करते हैं, मार्केट प्राइस पर नहीं करते। सिर्फ एक एक्सेप्शन होती है कि अगर आपका परमानेंट टाइप का रिडक्शन एक्सेट्रा हो गया है, लॉन्ग टर्म कॉन्टिन्यूस लॉसेज हो रहे हैं, कैश क्रंच आ गया है, तब की बात होती है, वो हम एएस नंबर 13 में पढ़ेंगे। यहां ऐसी कोई दिक्कत नहीं। तो वैल्यू एट कॉस्ट, कॉस्ट कितनी है 21,200 की, तो ये भी 21,200 पर ही वैल्यू हो जाएगा। दोनों केस में 21,200 रुपये। अगर एग्जाम में भी आ जाए क्वेश्चन ना बताए कि करंट है कि लॉन्ग टर्म है, तो आपने दोनों तरह से एज्यूम करते हुए उत्तर लिखाना, कर लीजिए नोट।
चलिए बेटा, आई होप ये हो गया नोट। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा एक तरह से यहां तक मैं कह दूं कि हमारा चैप्टर का एक पोर्शन कंप्लीट हो गया जी, FIBS। अब हम बिल्कुल डिफरेंट सेगमेंट पर आ रहे हैं जिसका नाम है VIBS, वेरिएबल इनकम बेरिंग सिक्योरिटीज। कुछ चीजें तो सेम रहेंगी जो बेसिक्स हमने सीखे, लेकिन कुछ चीजें हमारे लिए न्यू होंगी जो डिफरेंट होंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 12, VIBS, अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स। VIBS, अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स। जब FIBS स्टार्ट किया था तो वहां पर भी एक ऐसा ही हमने कॉन्सेप्ट किया था जहां पर सारे बेसिक सीखे थे। यहां पर भी एक ऐसा ही काम करने की कोशिश की, जो भी बेसिक्स हैं, कुछ चीजें जो कि महत्वपूर्ण हैं, बेसिक हैं, फंडामेंटल है, उसको यहीं पर सीख ले। VIBS, अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स। क्या होता है VIBS? जैसा कि नाम से ही है, फुल फॉर्म होता है वेरिएबल इनकम बियरिंग सिक्योरिटी स्क्रिप्ट, यानी कि ऐसे सिक्योरिटी जहां से वेरिएबल इनकम आती है। FIBS होता था ऐसे सिक्योरिटी जहां से फिक्स इनकम आती है, जैसे कि डिबेंचर, जैसे कि बॉन्ड, जैसे कि लोन। हमने कह दिया 12% डिबेंचर, मतलब इंटरेस्ट फिक्स है भाई, 12% ही आएगा, टाइमिंग भी फिक्स है। लेकिन वेरिएबल इनकम बेयरिंग स्क्रिप्ट जैसे कि इक्विटी शेयर, जैसे कि इक्विटी शेयर, क्या आपको पता है कितना डिविडेंड देना है, कितना डिविडेंड मिलेगा? नहीं पता। AGM में जाकर फाइनलाइज होता है, हर साल डिफरेंट हो सकता है। पिछले साल 10% मिला था तो इस साल 8%, 12, 14, 15 भी मिल सकता है, ये भी हो सकता है कि ना मिले। मतलब इनकम क्या है? वेरिएबल है। तो उस सिचुएशन में किस तरह से चीजों को टैकल करना है वो हम यहां पर सीखेंगे। आइए सबसे पहले तो फुल फॉर्म लिख लेते हैं। VIBS stands for वेरिएबल इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज कह लो, स्क्रिप्ट कह लो, एक ही बात है। VIBS स्टैंड्स फॉर वेरिएबल इनकम बेयरिंग स्क्रिप्ट्स। सेकंड पॉइंट, these refer to the securities, these refer to the securities having variable return of income. These refer to the securities having variable return of income. For example, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स। मेरे साथ साथ बने रहें, कोई बच्चा ज्यादा पीछे ना छूट जाए। फॉर एग्जाम्पल, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स। अगर कहीं छूट रहे हो तो पॉज करके पहले नोट करो और उसके बाद आगे बढ़ो, ठीक है ना। तो नाम क्या है? वेरिएबल इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज। जैसा कि क्लियर हो गया कि भाई ये वो वाली सिक्योरिटी है जिनसे आपको वेरिएबल रिटर्न ऑफ इनकम आएगी, जैसे कि इक्विटी शेयर्स हो गए। सर और बताइए सर, इसके बारे में कुछ बताते हैं बेटा, बताते हैं। हमने बहुत सारे पॉइंट नोट किए हैं इसमें, ठीक है। स्टैंप ड्यूटी is computed on ट्रांजैक्शन वैल्यू। अगर VIBS का केस है, स्टैंप ड्यूटी निकालनी पड़ी तो ट्रांजैक्शन वैल्यू पर निकलेगी। जब FIBS कर रहे थे वहां पर हमने लिखा था स्टैंप ड्यूटी होती है किस पर? फेस वैल्यू पर, नॉर्मली नॉमिनल वैल्यू पर। लेकिन यहां ऐसा नहीं, अगर बाई चांस कभी क्वेश्चन स्टैंप ड्यूटी बोलेगा तो ट्रांजैक्शन वैल्यू पर निकलेगी। फेस वैल्यू क्या है शेयर्स की मैटर नहीं करेगा, ट्रांजैक्शन की जो वैल्यू है। मान लीजिए मैं कहता हूं 2000 इक्विटी शेयर है, 10 रुपए की फेस वैल्यू, तो टोटल फेस वैल्यू की 20,000 की, लेकिन मैंने खरीदा इसे 24,000 रुपए में, तो 24,000 रुपए के हिसाब से स्टैंप ड्यूटी निकलेगी। एक तो ये वाली चीज याद रखनी। दूसरा, ओनली वेटेड एवरेज मेथड इज एप्लीकेबल। ओनली वेटेड एवरेज मेथड इज एप्लीकेबल, ब्रैकेट में लिख लेंगे नॉट दी फीफो। मतलब फीफो तो लगेगा ही नहीं,
जब FIBS कर रहे थे हमने पहले फीफो से सीखा, मेन वहां पर क्या था फीफो, लेकिन लास्ट में फॉर्मेलिटी के लिए वेटेड एवरेज में मैंने सिखा दिया कि अगर एग्जाम में एवरेज मेथड वेटेड एवरेज मेथड आ गया तो आप उसके हिसाब से भी कर पाए। लेकिन VIBS में रूल बिल्कुल डिफरेंट है, यहां फीफो लगता ही नहीं, एक्सेप्शन के तौर पर भी नहीं, यहां पर सिर्फ वेटेड एवरेज मेथड ही चलता है। जैसे ही आपके पास कुछ पुराने शेयर थे, कुछ नए शेयर लिए आपने, तो उनकी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है। आप कह रहे हैं मेरे पास पुराने 1000 थे, नए 500 लिए, तो टोटल अब 1500 हो गए हैं। अगर आपने 200 बेचे तो हम ये नहीं कहेंगे कि पुराने वाले 1000 में से बेचे ना, हम कहेंगे टोटल 1500 है, इसमें से 200 बिके। तो यहां पर हमेशा ही वेटेड एवरेज मेथड एप्लीकेबल होता है, जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और बताते हैं आपको, देयर इज, ओके देयर इज नहीं, नो कंप्यूटेशन ऑफ डिविडेंड इज मेड, लिखेंगे आराम से पहले, नो कंप्यूटेशन इज डिविडेंड इज, नो कंप्यूटेशन ऑफ डिविडेंड इज मेड एट द टाइम ऑफ परचेज और सेल ट्रांजेक्शन, ब्रैकेट में लिखेंगे एज इज डन फॉर इंटरेस्ट in case of FIBS, no computation of dividend is made at the time of purchase or sale transaction। फिर ब्रैकेट में लिखिए as is done for interest in case of FIBS, ब्रैकेट क्लोज हो गई, because rate of dividend is not fixed। हम जब भी वहां पर परचेज या सेल ट्रांजैक्शन होती थी क्या करते, सबसे पहले इंटरेस्ट की कंप्यूटेशन करते थे फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट टिल द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट का रेट पता होता था। यहां पर क्या डिविडेंड का रेट पता है? जी नहीं पता। करंट क्या चल रहा है, मान लो मैंने 1 जुलाई को किसी पार्टी से शेयर खरीद लिए, कितना डिविडेंड का पैसा दूं उसे, कैसे निकालूं? क्योंकि डिविडेंड का रेट तो सेम है ही नहीं, हर साल बदलता जा रहा है, और ये भी पॉसिबल है किसी पर्टिकुलर में डिविडेंड ना ही मिले। तो हम कैसे कंप्यूट करते? तो यहां पर वो जो हर ट्रांजैक्शन में वर्किंग नोट बनता था, यहां वो वाला काम नहीं होगा। सिर्फ इंटरेस्ट के केस में हो सकता है, FIBS के केस में, क्योंकि वहां पर फिक्स होता है इंटरेस्ट रेट, जबकि यहां पर डिविडेंड का रेट फिक्स नहीं है। नाम ही क्या है, वेरिएबल इनकम बेरिंग सिक्योरिटी, तो वो वाला काम नहीं करना। ठीक है ना? ये भी हो गया, और बढ़ते हैं आगे। ठीक है, फॉर्मेट एक बार देखते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट का फॉर्मेट। फॉर्मेट ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स। वहां पर क्या लिखते थे? तीसरा कॉलम FIBS के केस में नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू, लेकिन यहां पर क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ शेयर्स। यहां पर फेस वैल्यू की बजाय हम लिखते हैं नंबर ऑफ शेयर्स। लिखते जाइए मेरे साथ साथ। FIBS में एक मेन रीजन क्या होता था फेस वैल्यू लिखने का? क्योंकि उसके ऊपर इंटरेस्ट कंप्यूट करते थे। तो फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू एज इट इज पड़ी होती थी, उसके ऊपर इंटरेस्ट कंप्यूट कर लेते थे परसेंटेज लगाकर इंटरेस्ट का। लेकिन यहां पर तो वो काम है ही नहीं, तो यहां पर हम नंबर ऑफ शेयर लेकर चलते हैं रादर देन द फेस वैल्यू। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम होता है जी डिविडेंड ऑब्लिग इनकम। डिविडेंड भी कह सकते हो, इनकम भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और लास्ट कॉलम आ गया अमाउंट का। सिमिलरली द कॉलम्स आर रिपीटेड ऑन द क्रेडिट साइड।
डेट, पर्टिकुलर्स, नंबर ऑफ शेयर्स, डिविडेंड ऑब्लिक इनकम, और लास्ट कॉलम आ गया जी अमाउंट। लास्ट कॉलम आ गया अमाउंट का। क्या क्या चीजें इसके अंदर आ सकती हैं? देयर कैन बी ओपनिंग बैलेंस, सो वी विल से टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, नंबर ऑफ शेयर आ गया, अमाउंट आ गया। हम कह सकते हैं आपने परचेज कर लिया, तो टू बैंक परचेज हो गया, शेयर्स परचेज कर लिए, अमाउंट आ गया। ये भी हो सकता है कि आपको कुछ बोनस शेयर मिल गए हो, तो टू बोनस, सिर्फ नंबर ऑफ शेयर आएंगे, पैसा तो कोई जाता नहीं। इस सब का अलग कॉन्सेप्ट हम करेंगे, अलग अलग कॉन्सेप्ट, अभी सिर्फ बेसिक चल रहा है। हो सकता है आपको राइट शेयर मिल गए, तो टू बैंक परचेज, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं राइट शेयर, कंपनी आपको सस्ते दाम पर शेयर दे देती है, ये भी हो सकता है। क्रेडिट साइड की बात करूं तो देयर कैन बी बाय बैंक सेल, हो सकता है आप शेयर सेल करें, तो शेयर में आ गया, अमाउंट में आ गया। बाय बैंक डिविडेंड मिल सकता है, यहां पर स्पेशल पॉइंट है, डिविडेंड नॉर्मली तो डिविडेंड कॉलम में आएगा, लेकिन अमाउंट कॉलम में भी आ सकता है। कब आ सकता है, क्यों आ सकता है, कैसे आ सकता है, उसके लिए इंतजार करना होगा, उसका अलग से कॉन्सेप्ट है, हम यहां पर उसको नहीं बताना चाहते, उसका अलग कॉन्सेप्ट होगा बिल्कुल। जब सेल करोगे, प्रॉफिट हुआ तो टू पी एंड एल, प्रॉफिट ऑन सेल, जैसे एफआईबीएस में होता था। सेल किया, लॉस आ गया, तो बाय पीएल, लॉस ऑन सेल। सेल किया तो लॉस हुआ, बाय पीएल, लॉस ऑन सेल, ये भी हो सकता है। कॉस्ट और मार्केट प्राइस को कंपेयर करोगे तो लॉस ऑन रीवैल्यूएशन भी हो सकता है, जो अंत में होता है, तो इट इज ऑल्सो पॉसिबल बाय पीएल, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। और अंत में क्या बचेगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस। बाय बैलेंस कैरिड डाउन, नंबर ऑफ शेयर्स में वैल्यू आएगी और अमाउंट कॉलम में आएगी। नॉर्मली ये क्या होगा जी, आपका बैलेंसिंग फिगर होगा, दीज शैल बी दी बैलेंसिंग फिगर्स। और यहां पर भी जब आप टोटल कर लेंगे, जैसे वहां पर इंटरेस्ट कॉलम होता था, यहां पर आपका डिविडेंड यानी कि इनकम कॉलम है, जिसे आप कहेंगे टू पी एंड एल ट्रांसफर, आपने इंटरेस्ट ऑब्लिक डिविडेंड के अमाउंट को ट्रांसफर कर दिया, तो ये बैलेंसिंग फिगर आपकी आएगी। एक बार इसे आराम से नोट करिए, फिर आगे बातचीत।
चलिए जी बच्चे, आई होप इट हैज बीन नोटेड। इन्वेस्टमेंट अकाउंट का फॉर्मेट देख लिया हमने। इस हर एक चीज के ऊपर अलग अलग कॉन्सेप्ट है। बोनस क्या होता है, कैसे रिकॉर्डिंग करना है, राइट शेयर क्या है, डिविडेंड किस तरह से रिकॉर्ड करना है, प्रॉफिट लॉस वेटेड एवरेज से किस तरह निकलेगा, वो सभी के अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। बेसिक्स कर रहे हैं तो हमने कुछ कुछ चीजें सीख ली। मैं वापस से याद दिला दूं आपको, वेरिएबल इनकम की बात कर रहे हैं, इसमें मेनली इक्विटी शेयर्स ही आएंगे। स्टैम्प ड्यूटी का पॉइंट सीखा हमने, ट्रांजेक्शन वैल्यू पर कंप्यूट करना, नॉट ऑन दी फेस वैल्यू। सिर्फ वेटेड एवरेज मेथड लगेगा, फीफो यहां पर नहीं लगता है। और जैसे कि सबसे मेजर बात तो ये कि जब हम एफआईबीएस करते हैं तो इंटरेस्ट एक्सचेंज होता है पार्टीज के बीच में। अगर आप परचेज करें तो आप पे करते हैं इंटरेस्ट, सेल कर रहे हैं तो आपको इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मतलब परचेज और सेल के ट्रांजेक्शन में बार बार आपको डिविडेंड की कंप्यूटेशन नहीं करनी है। और इन्वेस्टमेंट अकाउंट का फॉर्मेट कुछ ऐसा दिखता है। तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जो इसका पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है, कॉन्सेप्ट नंबर ये हमारा 12 हो गया, तो वी आर नाउ टू कॉन्सेप्ट नंबर 13। लिखिए जी, कॉन्सेप्ट नंबर 13, VIBS बोनस इशू। वेरिएबल इनकम बेयरिंग स्क्रिप्ट्स में देख रहे हैं कि बोनस इशू का क्या इंपैक्ट रहता है और इसको किस तरह से हमें ट्रीट जो है करना होगा। सबसे पहले जैसा कि हम अक्सर करते हैं, समझ लेते हैं क्या है, उसके बाद लिखेंगे। पहले थ्योरेटिकली समझ लेते हैं। बोनस इशू का मतलब क्या होता है जी? इशू ऑफ शेयर्स बाय द कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट टू इट्स शेयर होल्डर। क्या क्या सर, दोबारा बोलना। जब एक कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को, जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, उन्हें फ्री में कुछ शेयर दे देती है। सर कंपनी ऐसा क्यों करेगी, सिर्फ फ्री में शेयर क्यों देगी? कंपनी को पैसा तो लेना चाहिए, डेफिनेटली लेना चाहिए। लेकिन हुआ क्या है, मान लो कंपनी के पास रिजर्व्स एक्सेट्रा बहुत ज्यादा पड़े हैं। रिजर्व्स एंड सरप्लस में पैसा बहुत सारा पड़ा है। अब जो रिजर्व एंड सरप्लस होते हैं, जरूरी नहीं है कि उतने रुपए का आपके पास बैंक बैलेंस ही पड़ा हो, वो सिर्फ एक बुक फिगर होती है रिजर्व एंड सरप्लस की। तो कंपनी के पास इतना सारा रिजर्व्स पड़ा है और नॉर्मली शेयर होल्डर को क्या लगता है कि इतना सारा पैसा कंपनी के पास पड़ा है तो कंपनी आगे इसको इन्वेस्ट करेगी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स में, तो हमें डिविडेंड आएगा बहुत सारा। लेकिन मानो कंपनी के पास अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं ही नहीं, पैसा तो पड़ा है, रिजर्व सरप्लस में पड़ा है, लेकिन अच्छे प्रोजेक्ट्स नहीं है। तो कंपनी को भी ये पता है कि शेयर होल्डर के माइंड में ऐसा चल रहा है कि हम कल को इस पैसे को यूज करेंगे, रिटर्न आएगी और उसमें से अच्छा डिविडेंड शेयर होल्डर को देंगे, जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं है, कंपनी को ये पता है। तो कंपनी कहती है यार शेयर होल्डर मेरा एक्सपेक्टेशन है बेटर है, इससे अच्छे हम इस रिजर्व सरप्लस को खत्म कर देते हैं और शेयर होल्डर के काम ही आ जाएगा। नॉर्मली जब कंपनी बोनस शेयर इशू, कंपनी जब शेयर इशू करती है तो एंट्री क्या डालती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। लेकिन यहां पर शेयर कैपिटल तो क्रेडिट हो रहा है लेकिन बदले में बैंक नहीं आ रहा। तो कंपनी बदले में क्या करती है? डेबिट कर देती है अपने रिजर्व सरप्लस को। तो जैसे ही आपने रिजर्व्स एंड सरप्लस को डेबिट किया तो आपके रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस कम हो गया, क्योंकि रिजर्व सरप्लस का बैलेंस तो क्रेडिट होता है। आपने जैसे ही डेबिट किया तो रिजर्व सरप्लस का बैलेंस कम हो गया और शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ, मतलब शेयर्स शेयर होल्डर के पास पहुंच गए। क्या शेयर होल्डर ने कोई पैसा दिया? जी नहीं। लेकिन क्या शेयर्स मिले शेयर होल्डर को? जी हां, बिना पैसे दिए आपको शेयर मिल गए। इसे कहते हैं बोनस इशू। बोनस इशू। सवाल उठा, क्या ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जाना चाहिए? द आंसर इज यस, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंदर आपका नंबर ऑफ शेयर का कॉलम भी होता है, तो आपके नंबर ऑफ शेयर तो बढ़े ही हैं, तो डेबिट साइड पर हमें इसको लिखना होगा। लेकिन मजे की बात यह है कि अमाउंट कॉलम में कुछ भी नहीं आता, क्योंकि ये शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको कंपनीज के द्वारा दिए जाते हैं। तो ये है भैया बोनस इशू की बातचीत। और कंपनी ने, जरा वापस से एंट्री सोचो, जो मैंने बोला रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बोनस का चैप्टर है, वहां पर अलग से डिटेल में बात की जाती है। रिजर्व एंड सरप्लस डेबिट हुआ टू शेयर कैपिटल, मतलब आपने अपने रिजर्व एंड सरप्लस को यूज करके क्या कर दिया? कैपिटल बना दिया। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट का नाम एक और है फेमस, कैपिटलाइजेशन ऑफ द रिजर्व्स एंड सरप्लस, कैपिटलाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट्स। कि आपने अपने प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज कर दिया, यानी कि आपने अपने प्रॉफिट्स को शेयर कैपिटल में तब्दील कर दिया। आइए जी लिखते हैं इसके बारे में। सबसे पहला पॉइंट, बोनस इशू मींस इशू ऑफ शेयर्स, means issue of shares by the company to its existing equity shareholders free of cost. Bonus issue means issue of shares by the company to its existing equity shareholders
फ्री ऑफ कॉस्ट। ये आई जी मजे की बात कि फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। सेकंड पॉइंट, एज द इन्वेस्टर इज नॉट पेइंग एनीथिंग। इन्वेस्टर कौन है? शेयर होल्डर। एज द इन्वेस्टर इज नॉट पेइंग एनीथिंग, so he doesn't pass any entry। नॉर्मली आप जब परचेज करते हो तो एंट्री करोगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, लेकिन यहां तो आपने कुछ पे ही नहीं किया तो आप कोई एंट्री पास ही नहीं करते। ही डजंट पास एनी एंट्री एंड नो अमाउंट इज एंटर्ड इन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। क्योंकि आपने कुछ दिया ही नहीं तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आप अमाउंट कॉलम में कुछ नहीं लिखते। As the investor is not paying anything, so he doesn't pass any entry and no amount is entered in investment account। लिखेंगे आगे, however, as the shares have been issued, however, as the shares have been issued by the company and received by the investor, however, as the shares have been issued by the company and received by the investor, so this is recorded in investment account। so this is recorded in investment account। this is recorded का मतलब कि जो नंबर ऑफ शेयर मिले हैं उसे तो भैया रिकॉर्ड ऑब्वियसली किया ही जाएगा। पैसे नहीं दिए वो अलग बात है, एंट्री नहीं कर रहे, लेकिन नंबर ऑफ शेयर तो बड़े हैं ना, ये तो श्योर है, तो रिकॉर्ड तो हम करेंगे। कैसे रिकॉर्ड किया जाता है वो भी बता देते हैं। तो जब आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे, डेबिट साइड पर लिखते हैं डेट, पर्टिकुलर्स, नंबर ऑफ शेयर्स, इनकम का कॉलम और अमाउंट। तो यहां पर हम कहेंगे टू बोनस शेयर्स या टू बोनस इशू। नंबर ऑफ शेयर में अब जितने शेयर आपको मिले वो लिखेंगे, अमाउंट कॉलम में लेकिन कुछ भी नहीं आएगा। इनकम कॉलम का तो सवाल ही नहीं उठता, मैंने वैसे ही बना दिया कि डेबिट साइड पूरी बना रहे हैं, इनकम कॉलम का काम सिर्फ क्रेडिट साइड पर है जब डिविडेंड आपको मिलते हैं, अदरवाइज इट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो बोनस शेयर में नंबर ऑफ शेयर में एंट्री करेंगे, मतलब शेयर्स लिखेंगे, और अमाउंट कॉलम में कुछ भी नहीं आएगा। जो मैंने एंट्री बोली थी रिजर्व एंड सरप्लस टू शेयर कैपिटल, वो कौन करता है? वो कंपनी करती है, ना कि शेयर होल्डर करता है। लिखिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा पॉइंट लिखना है मुझे, as the company uses its reserves and surplus, as the company uses its reserves and surplus for issue of bonus shares, as the company uses its reserves and surplus for issue of bonus shares, so this is also called कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। इस कॉन्सेप्ट को, बोनस शेयर को बेसिकली कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट के नाम से भी जाना जाता है। जब आप लॉ पढ़ेंगे, कंपनी लॉ, वहां पर भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भाई प्लीज स्टेट द लॉ अबाउट द बोनस शेयर, क्या कंडीशन एक्सेट्रा। तो वहां पर कई बार ये क्वेश्चन कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट के नाम से भी पूछ लिया जाता है।
ओके, एक चीज और बता देते हैं आपको कि जब हमने ये पूरा फॉर्मेट तो सीखा, लेकिन साथ में एक ध्यान देने की बात ये है कि जो डिविडेंड और इनकम वाला कॉलम है, ये वाला कॉलम आप सिर्फ तभी बनाओ अगर क्वेश्चन में डिविडेंड है। अगर क्वेश्चन में डिविडेंड नहीं है तो ये वाला कॉलम बनाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि हम अभी बोनस वाला कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, तो जो इसके क्वेश्चन होंगे ना उसमें सिर्फ बोनस के बारे में ही बताया होगा, डिविडेंड वगैरह की बात ही नहीं है। फिर राइट शेयर वाला कॉन्सेप्ट करेंगे, वहां पर भी डिविडेंड वगैरह के बारे में नहीं बताता, तो हमें वो कॉलम बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं सो दैट हमारे पास एक रिकॉर्डिंग हो जाए एटलीस्ट। प्रिपेयर द कॉलम ऑफ dividend oblique income only if prepare the column of dividend oblique income only if question has the data only if question has the data with respect to dividend। ठीक है ना। जब FIBS करते थे तब ये चॉइस हमारे पास नहीं थी, क्योंकि यार इंटरेस्ट के बिना तो क्वेश्चन होगा ही नहीं। इंटरेस्ट तो होता ही था ना, हर परचेज की ट्रांजैक्शन में, हर सेल की ट्रांजैक्शन में होता ही था। लेकिन यहां पॉसिबिलिटी है कि डिविडेंड के बारे में क्वेश्चन कुछ कहे ही ना। तो अगर क्वेश्चन कुछ कह नहीं रहा तो आपको वो कॉलम बनाना ही नहीं है, क्योंकि अगर बना भी लोगे तो क्या करोगे, डेबिट साइड में भी ब्लैंक पड़ा रहेगा, क्रेडिट साइड में भी ब्लैंक पड़ा रहेगा, तो उसका कोई यूज नहीं है। लिख लीजिए इसे। मेरे ख्याल से आज बातचीत काफी हो गई है। हम इससे संबंधित, और समय भी हो गया हमारे लेक्चर का, तो इससे संबंधित जो प्रश्न है वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, और इस VIBS में और आगे बढ़ेंगे। बोनस का कॉन्सेप्ट करेंगे, राइट शेयर का, और होपफुली डिविडेंड का कॉन्सेप्ट भी हम कल स्टार्ट जो है कर देंगे। आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। ध्यान रखिए, होमवर्क में क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिए, कुछ पुराना पेंडिंग को कर लीजिए। मुलाकात आप सबसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।